Sir, please let me in. I'm joining from another device. अच्छा, एक और चीज, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, पूरी बातें हिंदी में ही करना Okay, sir. है। हमें भी समझ में आया था कि विनीत, अर्णव, कटप्पा कौन है भाई? मामा बन गए का? कटप्पा कौन है भाई? हाँ जी, चलो पहले तो देवेंद्र, गौरव, अथर, विशांत, धारणा, ऐश्वर्या। ऐश्वर्या कहाँ गई? अच्छा है तो। हाँ जी, पहले तो भाई साहब तुम लोगों को इकट्ठा बहुत बहुत बधाई कि अब तुम क्या बोल रहे हो, मतलब डॉक्टर बनने की कगार पे पहुंच गए हो, मतलब शुरुआत हो गई है तुम्हारी, है ना, इस साल की। भविष्य के तुम जीवन रक्षक बनोगे, मतलब डिपेंड करेगा, देखो रक्षक बनोगे, भक्षक बनोगे, क्या बनोगे तो आगे पता पड़ेगा। इलाज करोगे, किडनी बेचोगे, क्या करोगे देखो। हम ही आए, मान लो हम ही दिखाने आए तो साला हमसे ही तुम फीस डबल डबल करके लो कि इतना तो दिए थे, 1.25 लाख तो दिए थे, कैसे वसूल करें। हाँ भाई, देखो एक बिल्कुल मतलब ऐसा है, वो वाला, ये वो वाला स्टाइल मत मारना, वो टॉपर वाला। तुमसे मैं कुछ पूछूं तो वो टॉपर वाला स्टाइल ज्यादा हमारे सामने मत झाड़ना कि नहीं, आई जस्ट फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी एंड जस्ट आई जस्ट सॉल्व एग्जाम्पलर क्वेश्चंस एंड ऑल। जो प्रैक्टिकल करे हो वो बताना, ज्यादा नाटक नौटंकी नहीं। सर सच बता दिया तो वो तो डूब जाएंगे ना। अरे नहीं, कर ले जाएंगे, ये भी तुम्हारी तरह ही है, इनके अंदर भी मक्कारी भरी है। हाँ भाई, क्या क्या विचार है मन में, क्या क्या डाउट्स हैं किसी के मन में, किसी तरह का कोई विचार पूछ सकते हो, किसी भी प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ किसी तरह का कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो इनसे। हमारी बात पे तो भरोसा है नहीं, इनसे ही पूछो। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम तुम्हें एक कॉमन डाउट बताएं, जैसे तुम में से कोई भी बताना कि जैसे 11th 12th के साथ प्रिपरेशन के साथ क्या दिक्कतें आई तुम लोगों को, मेनली ये बताना। मतलब एक हाइप है ना कि बोर्ड्स नहीं निकलेगा, अगर नीट की प्रिपरेशन करते रहे तो बोर्ड्स नहीं निकलेगा या बोर्ड्स अफेक्ट होगा, या स्कूल की स्टडीज को और नीट की जो स्टडीज है उनको साथ कैसे, मतलब एकदम कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाया जाए उनके बीच में। तो वो एक्चुअली में बहुत समस्या आई कि वो हाइप ज्यादा क्रिएटेड है कि हम बोर्ड्स का नहीं पढ़ पाएंगे और नीट का अलग से नहीं पढ़ पाएंगे। अरे ऐसा कुछ है तो नहीं, क्योंकि सर मैंने तो पर्सनली रेगुलर स्कूल किया था, मैं रोज ही जाता था, तो मतलब ऐसा लगता नहीं है, वो बोलते आते थे कोचिंग में। हाँ वही मतलब, यही मतलब तुम में से किसी को इस पे मतलब, अगर जैसे मान लो किसी को समस्या ऐसी लगी हो बीच में, कभी किसी के मन में ऐसा विचार आया हो 12th क्लास में कि हाँ जो बेसिकली बोर्ड्स है इस साल, तो इस साल नीट कैसे प्रिपेयर करें, तो क्या मेंटल स्टेट रखा, मतलब तुम लोगों ने कैसे तैयारी करी है, बताओ भाई देवेन। सर बेसिकली सिलेबस तो सबका सेम ही है, तो बस फिजिक्स केमिस्ट्री में तो सेम निकल जाता, बाकी इंग्लिश हिंदी में तो पढ़ते भी नहीं है, वो 2-3 हफ्ता भर पहले बहुत है। सिलेबस सेम है, बस करते रहो तो प्रिपेयर हो जाता है साथ में, उसका मतलब कोई कहने, वैसे टेंशन लेने की हाँ जरूरत नहीं है। मतलब कहने का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है बोर्ड्स के लिए। नो सर, यही इतने, सिलेबस सेम है, सेम वही चीज आती है सर। और यही इतने मक्कार हैं, इनको सुनाते रहो समझ में नहीं आती है इनको।
खैर तुम्हें भी नहीं आती होगी उस समय, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे तुम लोगों ने तो 12th के बोर्ड्स जब एग्जाम के करीब पहुंचे तो पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, या जो भी तुमने बोर्ड्स की प्रिपरेशन की थी, तो ऐसा कोई सा भी पीसीएम की में सब्जेक्ट लगा पीसीबी में, तीनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तीनों में, कि जिसकी प्रिपरेशन अलग से करने की जरूरत लगी हो किसी को भी? गौरव? सर ऐसा मैंने ऐसे बोर्ड के लिए कोई तैयारी नहीं की। मैं सर सिर्फ आपके नोट पढ़ रहा था और मेरे को पता था कि डेरिवेशंस मैक्सिमम लोग जाएंगे तो डिफिकल्टी हमारी सिर्फ डेरिवेशन में आ सकती है, क्योंकि वही सर होते जो ध्यान नहीं देते हैं। तो वही देख लिया करते थे नॉर्मली सर डेरिवेशन हम लोग, और न्यूमेरिकल टाइप की प्रैक्टिस कोचिंग हो जाती थी, तो उसी पे ध्यान देता था हमेशा, इससे ज्यादा कुछ करते थे नहीं थे। सर बायो के लिए सर डायग्राम उस पर थोड़ा सा अलग ध्यान देना पड़ता था। बाकी तो लगभग सर एनसीईआरटी रटनी है, तो बायो सबकी रटनी है वैसे बायो में। अच्छा, जैसे फिजिक्स की अगर देखो, सबसे बड़ी समस्या होती है नीट स्टूडेंट्स के साथ फिजिक्स की, एक वो हवा क्रिएट रहता है माइंड में, फिजिक्स 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 जबरदस्ती का। तो मतलब सबसे आलसी व्यक्ति जो मेरी जान पहचान में है, अमोघ, उससे मैं तुम्हें इस आंसर सुनाऊंगा कि इसने कहाँ से प्रैक्टिस करी थी। तो फिजिक्स के क्वेश्चंस के लिए जैसे ठीक है, मॉड्यूल वगैरह टाइप से प्रैक्टिस करिए, अलग से ऐसा किया था कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी हो, या फिर लिमिटेड क्वेश्चंस किए तो उन्हीं को रिपीटेडली पढ़ते गए? सर मेरा पहले तो मैं आलसी हूँ हाँ, लेकिन सर फिजिक्स ही होता था, बायो होता नहीं था मुझसे। हाँ, तो ऐसा वैसे बायो की फिजिक्स समस्या में थी। यस सर। सर ऐसी कोई बात है तो सर मेरी सिंगेज ले लीजिएगा, आधी खाली है। अच्छा, सिंगेज जोश जोश में ली तो सबने थी, लेकिन इतने क्वेश्चंस थे सर उसमें ली कि भी नहीं आधे। थी। हाँ, तुमने ली भी नहीं थी। हाँ, सिंगेज में जोश जोश में लगभग ले ही ली थी काफी, लेकिन वो आधे क्वेश्चंस, किताब का वजन ही तुम्हारे वेट से ज्यादा था। तो बस अरे एग्जाम्पलर एक तो ली थी, वो कर रहा था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और बाकी पैकेज कंप्लीट किया था आखिरी महीने में। ये भी है। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे एक फ्रैंकली बताना कि प्रिपरेशन टाइम में जो सबसे बड़ी समस्या आती है, जो मेरे साथ भी आई जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, कि टेस्ट में मार्क्स जो है वो फ्लक्चुएट होते हैं, कभी ऊपर गए कभी नीचे गए। जैसे एक बार ऊपर गए तो अगली बार कसम खा ली कि भैया आप तो ऊपर ही आएंगे, लेकिन उसी टेस्ट में नीचे आ जाते हैं। तो इस चीज में तुमने कंसिस्टेंसी कैसे बनाई? जैसे ऐश्वर्या, तुम बताओ इस बारे में। सर तो जब चैप्टर वाइज टेस्ट होते थे तो जो चैप्टर मेरे स्ट्रॉन्ग थे उसमें तो मेरे ठीक ठाक नंबर आ जाते थे, पर जो वीक थे उसमें तो बहुत ही कम आते थे हर बार। पर फुल टेस्ट में एक मतलब एक पैटर्न बन गया था कि 650 के ऊपर आने लगे थे। तो उसमें बस एक ही चीज रिपीट करनी होती थी कि मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता था, अगर ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ती थी मैं तो मेरे क्वेश्चन सही हो जाते थे। यही था मतलब, बस ये ऐसी ही कंसिस्टेंसी बनी थी मेरी तो, और नहीं, प्रैक्टिस करनी। जैसे मान लो एक टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स काफी कम आए, ठीक है, तो उस टेस्ट में जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा रोटेशन वाला चैप्टर वीक है एग्जांपल के तौर पे, और उस टेस्ट में तुम्हारे रोटेशन वाला टेस्ट था, उसमें मार्क्स कम आए, तो उसमें तुमने फिर रेक्टिफाई करने के लिए कि हाँ अब अगले टेस्ट जो रोटेशन का हो उसमें थोड़े से मार्क्स अच्छे आए, तो क्या किया मतलब उसके लिए? सर वही टेस्ट दोबारा से लगाया था, मतलब उसमें समझा था कि इस टेस्ट में ये क्वेश्चंस क्यों गलत हुए हैं, क्योंकि वो एक ही टाइप के क्वेश्चन हर बार मेरे तो गलत होते थे, जिसमें थोड़ा एक पैटर्न जिसमें आता था वही गलत होते थे। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी रहती थी, और मतलब जैसे मेरे साथ ऐसा उसमें होता था, फ्लूइड्स में होता था कि एक टाइप का क्वेश्चन आता था जब वो उसका एपरेंट वेट मतलब आर्किमिडीज वाला, वो मेरा था। तो उसी की प्रैक्टिस करी थी मैंने, और वैसे तो मुझसे वो एंड में भी सही नहीं हुआ था, तो मैंने तो प्रोसीजर ही उसका रट लिया था। बट अगर आपको समझ आ जाता है तो उससे क्वेश्चन सही होने लगते हैं। और जैसे अगर अच्छा, एक मेन क्वेश्चन, एक और मुद्दा बहुत उठता है नीट स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज्यादा, कि जैसे बायो की बात करें, तो बायो में तुमने जब एग्जाम दिया, जैसे धारणा तुम्हें ये चीज बताना जरा थोड़ा सा, कि जब तुमने बायो का पेपर अटेम्प्ट किया नीट में, तो क्या लगा? एनसीईआरटी बेस्ड था या एनसीईआरटी से बाहर भी बहुत कुछ से पूछा गया था, बहुत कुछ? सर बायो में तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही थे, बस उसी में उन्होंने लैंग्वेज बदल के थोड़ा ट्रिकी कर दिया था, लेकिन अगर कोई एनसीईआरटी काफी अच्छे से कर लेगा तो उससे बहुत सही मार्क्स आ जाएंगे। मतलब जैसे अगर मैं 90 क्वेश्चन मानूं बॉटनी और जूलॉजी के, तो तुमने जो इस साल पेपर दिया है
तुम्हारे हिसाब से 90 में से कितने डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ सकते हैं? डायरेक्ट सर सारे थे उसमें, सारे के सारे। हाँ, लगभग मतलब कह सकते हैं सारे ही बस एनसीईआरटी थोड़े से उठाए लंबे थे। थे और इंटरनेशनल से। यस सर। सर इस बार जो था, सर बॉटनी का ऑलमोस्ट पूरा सेक्शन ए भी पूरा एनसीईआरटी से था। तो जूलॉजी का सेक्शन ए जो था वो पूरा एनसीईआरटी से था, लेकिन सर सेक्शन बी में अराउंड से 2 या 3 क्वेश्चन थे जो कि सर थोड़े टेक्निकल थे, लेकिन सर सेक्शन बी में था तो ऑप्शनल थे वो। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन थे जिसमें थोड़ा सा उन्होंने घुमाया था। मतलब कुल मिला के अगर घुमाया फिराया भी है तो वो एनसीईआरटी के ही कंटेंट को उठा के थोड़ा बहुत ट्रिकी कर दिया है। सर उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था, शायद उन्होंने पूछा था कि प्रोजेस्टेरोन या फिर हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो वो एग्जैक्टली एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अच्छा। अगर कोई लॉजिक लगाएगा कि उसपे अगर स्टोमा होता है तो स्टोमा से ऑब्वियसली रिलीज होगा, तो उसका सही जाता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन था, तो उसको लोग कह रहे थे कि एनसीईआरटी के बाहर है, तो उसको तुम जैसे वैसे कंसिडर कर सकते हो। तो मतलब कुल मिला के बायो के लिए एनसीईआरटी के अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं सर, नो सर, तो इस ईयर का पेपर देख के तो बिल्कुल नहीं। और बस कभी कभी हाँ, तो वही मतलब वही मेन मुद्दा यही है कि बायो के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है कहने का मतलब। अच्छा, एक चीज और, जैसे एक एक लाइन एक एक वर्ड पे ध्यान देना पड़ता है, उसमें हाँ। लगता है एक बार रीड करो फिर क्वेश्चन लगता है कि ये भी एनसीईआरटी में दिया था। सर एनसीईआरटी के डायग्राम भी मतलब बहुत अच्छे से पढ़ने होते हैं, क्योंकि कई बार डायग्राम में से क्वेश्चन आते हैं। तो वो तो मॉड्यूल सेल चैप्टर में सर, तो सेल चैप्टर में नीचे सर हम लोग को डायमेंशन दिए हुए थे, तो उससे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो माइक्रोन में ये डायमीटर दे रखा है। 9 में भी कभी कभी इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे स्पूलिंग जो डेफिनेशन थी वो डायग्राम के नीचे लिखी थी, तो ये सारी चीजें बायो में होती। तो बायो अगर पूरी आपने पढ़ ली उससे मतलब एनसीईआरटी से, तो फिर तो आराम से 350 के ऊपर तो आराम से आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज है कि जैसे जनरली क्या होता है कि फिजिक्स नीट स्टूडेंट्स की वीक होती है और बायो स्ट्रांग होती है, लेकिन ये दो थे अमोघ और अथर्व, इनका दुनिया से अलग ही चल रहा था, है ना, कि हम फिजिक्स ठीक कर लेंगे लेकिन हम बायो में फैल जाएंगे। तो इतना जब ज्ञान दे रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ी काहे नहीं थी फिर, ये बताओ पहले। तो पढ़ी थी, याद नहीं हो रही थी। लास्ट महीने में पढ़ ली थी। हाँ, क्योंकि ऐसा बड़ा रेयर देखा जाता है कि नीट में फिजिक्स में मार्क्स बायो से ज्यादा आ जाए, ये बड़ा रेयर देखा जाता है। वो एक्चुअली पहले था ना कि पहले लगे हुए थे कि मॉड्यूल में पूरा रटना है। लास्ट 2 महीने में मैंने सोचा छोड़ो, खाली एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, फेंक दी बाकी मॉड्यूल हटा के बायो की, तो उसमें निकल लिया। अच्छा, उसमें फिर बैठ गया था, सही। तभी इतने आ गए, वरना हाँ, आते भी नहीं। सही बात है, ये भी सही बात है। खैर, जितने भी तुम लोगों के मार्क्स हैं, हर साल 15 लाख से 14 लाख स्टूडेंट यही प्रे करते हैं कि अगला जन्म हो जाए तो हम इतने मार्क्स ले आएंगे। तो 10-5 मार्क्स तो कभी मैटर नहीं करते, ऊपर नीचे होते हैं जो भी। अच्छा, एक चीज और कि जैसे फिजिक्स में ज्यादातर जो समस्या होती है, एक और चीज फिजिक्स वाली बात करूं मैं, कि फिजिक्स में ज्यादातर जो समस्या होती है वो ये होती है कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होती है। तो विशांत यार एक चीज बता दस कि जो नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस थे उनको तुम अवॉइड करते थे या तुक्का लगाने की कोशिश करी है तुमने? टेस्ट में भी मान लो, नीट का ही एग्जाम नहीं, टेस्ट तो तुम रेगुलर देते थे। सर बिल्कुल सच सच बताऊंगा, तुक्के की मैंने कभी भी कोशिश नहीं की। जैसे नहीं आते थे कोई, मैं छोड़ देता था, और जो गलत होते थे मैंने उसके लिए एक अलग रजिस्टर बनाया हुआ था। जो मेरे से रॉन्ग हुए क्वेश्चन वो मैंने अलग से लिख लिए उसके अंदर, तो उससे मुझे पता चल जाता था कि किसी टॉपिक के मेरे क्या गलत हुए क्वेश्चन। तो मतलब उसको मैं पहले अगले टेस्ट से पहले मतलब ये बहुत बढ़िया चीज तुमने कही कि मतलब वो जब गलत हुए तो उसका एक अलग से रजिस्टर बना। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये करते हैं, जो चीज गलत होती है ज्यादातर बच्चे ये करते हैं, सबके सब लगभग, कि जो गलत होता है उसका अलग से पढ़ लेते हैं दोबारा से, या फिर उसका अलग से नोट बना लेते हैं कि हाँ इस टॉपिक में हमारी वीकनेस है तो इसको दोबारा से कर लेते हैं। तो ये भी खैर अच्छी चीज थी और काम भी यही आनी है बेसिकली। क्योंकि होता क्या है कि जो वीक टॉपिक्स हैं आपके, वो वीक ही बने रहेंगे जब तक आप उन पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो जैसे आपका लॉज ऑफ मोशन स्ट्रांग है बट रोटेशन वीक है, तो लॉज ऑफ मोशन के 100 क्वेश्चन लगा लो लेकिन रोटेशन के 500 लगाने पड़ेंगे, तभी जाके उस लेवल पे आप पहुंच पाते हो। ये ठीक है। तो और जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, तो पर्टिकुलरली फिजिक्स के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो ये बताओ जरा कि जैसे टेस्ट पेपर जो तुम्हारे होते थे, और टेस्ट पेपर में तुम्हारे नंबर मान लो
फिजिक्स में जो है 180 में से तुम्हारे नंबर खराब आए, मान लो 120 आए, हालांकि अगर मान लो कोई सोचेगा 120 खराब होते हैं तो हम तो डूब के मर जाएं, लेकिन 120 लगभग ये है कि हाँ 120 थोड़े से कम हो जाते हैं फिजिक्स में, है ना, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है। तो जैसे मान लो 120 110 आए और वो क्वेश्चंस मान लो तुम्हारे गलत हैं, तो अगली बार तुमने उसको रिवाइज करा उस टॉपिक को, कि उस क्वेश्चंस को तुम दोबारा से प्रैक्टिस की, क्या मतलब सीक्वेंस क्या था, कि वो पूरा टॉपिक रिवाइज किया या पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी था? मैं तो केवल क्वेश्चन कर फिर से सॉल्व करता था, क्योंकि मेरी गलती अलग ही होती थी। तो फिर भी नहीं होता था तो फिर उसका टॉपिक उठा के देख लेते थे। अच्छा, जैसे और रिवीजन जब करते थे, रिवीजन जब हम लोग फिजिक्स का करते हैं दोबारा से, तो रिवीजन में आप लोग क्या करते थे बेसिकली, कि पूरा थ्योरी पहले पढ़ते थे फिर क्वेश्चन सॉल्व करते थे? जैसे आपका लॉज ऑफ मोशन आपको अच्छे से आता है, वर्क पावर एनर्जी आपको अच्छे से आता है, आपको ये भरोसा है कि आपको अच्छे से आता है, तो उसका जब आपको रिवीजन करना होता था तो आप क्या करते थे? नोट्स दोबारा से रिवाइज करते थे या पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे फिर थ्योरी पढ़ते थे रिवीजन के दौरान? सर रैंडम क्वेश्चंस उठा लेता था, हाँ। नॉर्मली हो ही जाते थे, तो मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता था, तो ठीक है आगे बढ़ो। अच्छा, तो धारणा, और ये तुम्हारा क्या स्ट्रेटेजी था रिवीजन में? सर मैं पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती थी और फिर जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो देखती थी कि वो एक पर्टिकुलर उस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे उसमें भी होता है कि फॉर्मूला बेस्ड है या थोड़ा हाई लेवल का, तो उस हिसाब से सारे उस कॉन्सेप्ट के जिस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सारे सॉल्व करने की कोशिश करती थी। मतलब कुल मिला के वही है कि जो क्वेश्चन गलत हुआ है पहले एक बार उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, फिर अगर वो नहीं बनता है तो उसकी थ्योरी रिवाइज कर लो। आई थिंक, क्या ये ठीक है ऐसा कहना? यस सर, पूरे कॉन्सेप्ट। चलो भाई, तो वही किया था। हाँ वही है सही, वो तरीका भी वही परफेक्ट बैठता है, क्योंकि फिजिक्स और बायो में एक डिफरेंस है। बायो में रिवीजन के लिए आपको पूरा चैप्टर फिर से पढ़ते जाओ, बट फिजिक्स में अगर आप रिवीजन के लिए फिर से नोट्स उठाओगे, पूरा चैप्टर पढ़ोगे, तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, सीखोगे कम। तो फिजिक्स में ऐसे पूरा बायो की तरह पढ़ना थोड़ा सा गलत होगा उसमें। चलो भाई, आप लोगों के कोई डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, यहाँ पे कोई रिश्ता करवाने के लिए मैंने सबको नहीं बुलाया है, आपके जो डाउट्स हैं वो पूछो। शांभवी, अच्छा शांभवी दो हैं, तो तुम सोच रही हो कि वो स्विच ऑन करे या हम करें? हैं शांभवी? सजेशन चाहिए था। हाँ तो आप पूछो ना उनसे, वो सारे इन्होंने तीनों पेपर दिए। सर पता है केमिस्ट्री की कौन सी बुक आई मीन वुड बी परफेक्ट टू एक्सरसाइज? बताओ भाई कोई। हम लगा सके केमिस्ट्री सॉर्ट हो जाए। बताओ भाई, कोई भी बताओ। सर एक में तो सारे क्वेश्चन सही हुए, तो मुझे लगता है कि मैं बोल सकती हूँ कि अगर तुम्हें ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए बेस्ट है कि एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस दिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो सारे के सारे लिख के सॉल्व करो। मतलब कि सारे तुम्हें लिख के सॉल्व करने हैं, और तुम 2-3 बार करोगे तो तुम्हें ऑर्गेनिक मतलब एकदम याद हो जाएगी, हर रिएक्शन और हर मतलब जो भी उसमें यूज होता है कि किसका कौन ऑक्सीडाइजिंग है कौन रिड्यूसिंग है, वो बेस्ट वे ऑफ प्रैक्टिस है। तो अगर सर तुम उसे 3 to 4 टाइम्स लिख लोगी तो तुम्हें ऑर्गेनिक रट जाएगी, और वो बेस्ट वे ऑर्गेनिक समझने का। और प्लस सारे क्वेश्चंस मतलब जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में वो हर सेक्शन कवर करते हैं चैप्टर का, तो उससे कुछ छूटता भी नहीं है और सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो ऑर्गेनिक के लिए मतलब एनसीईआरटी ठीक है? और जैसे बाकी और किसी ने किसी सोर्स से प्रैक्टिस किए थे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, जिसको ऐसे लगाओ फायदेमंद कुछ लगाओ कि ये वाले सोर्स से? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनएमएसटी आती है, तो एनएमएसटी की बेस्ट बात ये है कि उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं, कई सारे एग्जाम्स है, तो उससे हर टाइप ऑफ क्वेश्चन एनकाउंटर होता है और मोर और लेस उसी टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं फिजिकल में, तो वो आप कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक में मैं कुछ खास सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ही अजीब सा लगता है मुझे इनऑर्गेनिक का पार्ट, और उसके लिए प्रैक्टिस ही करनी होती है, क्योंकि तुम जितना भी याद कर लो वो हमेशा भूल ही जाएगा। तो इनऑर्गेनिक के लिए प्रैक्टिस जहां से भी हो जाए।
इनऑर्गेनिक तो वैसे ही एक्सेप्शन है पूरा, वो पूरी थैंक यू। केमिस्ट्री का पूरा इनऑर्गेनिक एक्सेप्शनल पार्ट है पूरा, वो कह सकते हैं। गुड अविन, बताओ इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ी, ये बताओ तुम पहले। सर इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी की बस सारी रिएक्शंस की थी मैंने, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। बाकी मॉड्यूल में भी मैंने बस प्रीवियस ईयर देखा था, क्योंकि बाकी इसमें थोड़े ज्यादा ही लेवल अप क्वेश्चंस दिखते थे, तो वो होते भी नहीं थे, डिमोटिवेट होता था तो छोड़ दिया था उनको। अच्छा, फालतू के प्रीवियस क्वेश्चंस ईयर ज्यादा लग रहे थे। यस सर। सर इनऑर्गेनिक में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आ गया लक है, हो गया तो ठीक, वरना नहीं। अच्छा, हाँ मतलब इनऑर्गेनिक। अच्छा, वो कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया ने भी शायद इनऑर्गेनिक ही छोड़ने को बोला था शायद, कौन सा बोला था, इनऑर्गेनिक ही बोला था ना शायद। हाँ सर, इनऑर्गेनिक ही बोला था। हाँ, नीट में मत नहीं सर, छोड़ना। लेकिन ये सर, ये जो फालतू के क्वेश्चन की बात कर रहा था ना सर, हाँ सर, ये तो बहुत नोटिस किया था। वो लोग जो लोग पेपर बनाते हैं वो लोग, तो बायो में भी मतलब बहुत फालतू के क्वेश्चन रहते थे, उससे लगता था कि नहीं हो रहे हैं, बुरा लगता था, बट वो छोड़ देना चाहिए। जो नहीं। एनसीईआरटी से बाहर से वो लोग देते हैं, बट वो आते कभी नहीं है नीट में। मतलब केमिस्ट्री का काम भी, ऑर्गेनिक की बात करें, फिजिकल की बात करें, तो केमिस्ट्री का काम भी लगभग 95% एनसीईआरटी से हो जाएगा, ऐसा। सर हो 100% जाएगा, बट उतनी डिटेल तुमसे छूट जाएगी पढ़ने में एनसीईआरटी, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा टेबल में करके लिखा हुआ है अलग तरीके से। अच्छा, ये भी है, खैर ये भी समस्या है। तो मतलब कुल मिला के कहानी का सार यही निकल रहा है कि बायो और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बढ़िया है, फर्स्ट प्रेफरेंस एनसीईआरटी होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज बताओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने फायदेमंद रहे, ये बताओ, कुछ फायदा हुआ कि नहीं उसका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लगाते थे, अपन कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए, वो कितने फायदेमंद रहे, गौरव बता भाई। सर मेरे को फिजिक्स में बहुत लगते थे, क्योंकि सर फिजिक्स में जब मैं प्रीवियस लगाता था तो मेरे को लगता था कि सर नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो कि सर मैंने नहीं देखे वो मिल जाते थे, तो उसको लगाने से मैं कॉन्फिडेंस तो बढ़ता था, प्लस नए टाइप क्वेश्चन जाते थे। तो लोग मुझसे कहते थे प्रीवियस मतलब वो भी डिफिकल्ट जाता है, लेकिन मेरे को लगता था यार ऐसा भी तो सकता है कि नीट में जरूरी थोड़ा ना कि 45 क्वेश्चन है तो सारे इजी आ जाएंगे, एक दो एक्सेप्शन निकल गए तो उसमें तो बैंड बच जाएगी ना, तो वही तुम्हारे नंबर बढ़ाएंगे सर। हाँ, सही उसके लिए तो बात मुझे है। बहुत जरूरी लगा था। लेकिन सर ऑर्गेनिक के और इनऑर्गेनिक के जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें सर आउट ऑफ सिलेबस बहुत ज्यादा था, तो उसको अगर तुम वेरीफाई कर पाओ, उसको छोड़ पाओ, उसको छोड़ दिया करो और बाकी जो बचे उसको लगा लिया करो। सर लास्ट के एंड के मंथ में मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर ही लगाए थे और सिर्फ टेस्ट दिए थे मैं क्वेश्चन के लिए। अच्छा, एक और चीज बताओ, जैसे तुम लोग घर पे जो प्रैक्टिस करते थे, चाहे वो मॉड्यूल से कर रहे हो, पैकेज वगैरह से कर रहे हो, या किसी किताब से कर रहे हो, तो प्रैक्टिस करने का तुम लोगों का क्या तरीका था। जैसे मैं सजेस्ट करता हूँ ये कि टाइमर रख के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो। जैसे अगर मान लो किसी को आज 50 क्वेश्चन मिले होमवर्क में, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप टाइमर लगा लो, 50 क्वेश्चन में 1.5 घंटे का टाइमर लगा लो और उसके साथ प्रैक्टिस करो। नहीं तो 50 क्वेश्चन में मान लो 8, 10, 15, 20 क्वेश्चन नहीं हुए, तो आप बिस्तर पे लेटे लेटे, काउच पे लेटे लेटे आप पूरा का पूरा दिन बर्बाद कर देते हो फिजिक्स में ही सॉल्व करने में। तो मतलब ये सजेशन कितना कारगर है कि आप 50-60 क्वेश्चन अगर आपको मिले, तो आप 1.5 से 2 घंटे का टाइमर लगा के उसे सॉल्व करें। विशांत सर, इससे एक टाइम लिमिट की भी हमें प्रैक्टिस हो जाती है और थोड़ी स्पीड भी इंक्रीज होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। और सर मैंने ये एक चीज की थी जो आपने बताई थी, तो टाइमर सेट करके। अच्छा, टेस्ट में फायदा मिलता है कि नहीं। यस सर, बिल्कुल, क्योंकि टेस्ट का पैटर्न भी बिल्कुल वैसा ही होता है, टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व करने का, और एक्चुअली में भी उससे प्रैक्टिस हो जाती है हमारी। अच्छा, एक चीज ईमानदारी से बताना, तुम में से कोई भी, कि जैसे जब स्टार्टिंग में आए थे तुम पढ़ने, बिल्कुल स्टार्टिंग में 11th में, तो स्टार्टिंग में जैसे मान लो फिजिक्स के तुम्हें 50 क्वेश्चन होमवर्क में मिले, 50 में से तुमसे सिर्फ 20 ही सॉल्व हुए, ऐसा कौन था, कोई था एक आध। स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग, धीरे धीरे तो सबने इंप्रूवमेंट किया है, बहुत और बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट किया है फिर तो धीरे धीरे। स्टार्टिंग में ऐसा किसी के साथ हुआ कि 50 में से सिर्फ 20 ही सॉल्व होते थे या 25 सॉल्व होते थे, फिर डर लगता था कि हम इतने डाउट पूछ लेंगे मास्टर कहीं डायरेक्ट डांटे नहीं। अच्छा विशांत, तो फिर इंप्रूव कैसे किया ये बताओ। सर सही से बताओ तो 20 से भी कम आप मान सकते हो, इतना है? मतलब बुरा हाल था फिजिक्स का। अरे तो क्या किया फिर, डिप्रेशन में आए कि फिर बढ़े कैसे। सर बड़े इस तरीके से कि जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, मान लीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम का टॉपिक पढ़ाया, तो मैं उसके क्वेश्चन फाइंड करने लगता था अपने पैकेज के अंदर
कि वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है, तो मैं उसी दिन उनको कर लेता था। जिस दिन आपने वो टॉपिक पढ़ाया उसी दिन उसके सारे क्वेश्चन मैं कर लेता था जितने मिलते थे। मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा टॉपिक का क्वेश्चन है उसको मैं छोड़ देता था, तो इससे थोड़ी सी फिजिक्स में इंप्रूवमेंट आई फिर। अच्छा, और जैसे मान लो अगर टॉपिक वाइज ना करें और जब चैप्टर खत्म होने का वेट करें कि चैप्टर खत्म होगा तब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो फायदा है कि नुकसान है? सर मेरे हिसाब से नुकसान है इससे, मैंने ये कभी किया नहीं था। मैं ज्यादातर साथ साथ ही करता था, और क्लास के बाद भी मैं आपसे पूछ लेता था कि सर जो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो एचसी वर्मा से। अच्छा देवेन, तुमने क्या किया इसमें? जैसे तुम भी बता रहे कि मान लो तुम्हारे स्टार्टिंग में तुम्हारे भी 50 में से 20 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए घर पे, तो बेकार तो लगता ही है, डिप्रेशन सा फील होता है। मुझे केमिस्ट्री में, जैसे मेरे टाइम पे मुझे केमिस्ट्री में बहुत गंदा लगता था, तो तुमने क्या किया फिर इसके लिए? सर मेरी दीदी थी तो मैं कुछ कुछ फिजिक्स में तो टॉपिक्स में उनसे हेल्प मिल जाती थी, थोड़ा एक्सप्लेन कर देती थी या फिर आपसे मैं पूछ लिया करता था। प्लस थोड़ा कुछ कुछ अगर टॉपिक्स वीक लग रहे हैं तो थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लो तो मिल जाता है। तो धीरे धीरे फिर क्वेश्चंस उसी के जो टॉपिक वीक लग रहा है उसके हिसाब से प्रैक्टिस किए तो धीरे धीरे कवर अप हो गया। मतलब कुल मिला के यही है कि देखो, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आई थिंक जो आप उसमें फाइंड आउट करो कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, उस टॉपिक के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होंगे। तो देखो, ये स्टार्टिंग में सबके साथ होगा। जिसके 650 नंबर आ रहे हैं, जिसके 670 नंबर आ रहे हैं, जिसको 630 नंबर आ रहे हैं, जिसको उसको स्टार्टिंग में पता नहीं होता है कि उसके कितने नंबर आने वाले हैं। स्टार्टिंग में वो भी डिप्रेशन के फेज से ही गुजरा होता है। लोगों को आज लगता है, जैसे तुम लोगों का ही एग्जांपल लूं, तो लोगों को आज लगता है कि अरे ये तो 640 नंबर आ गए, 650 नंबर आ गए। भाई साहब 2 साल में प्राण घिस जाते हैं 650 नंबर लाने में। ये 2 साल 1 साल जितना भी समय आप देते हो, तो 650 नंबर मतलब आप 2 साल प्रिपरेशन करते हो सिर्फ 3 घंटे के लिए। तो ये उस टाइम टीचर भी आपको नहीं कहता है, मैंने भी कभी नहीं कहा कि, क्योंकि फिर बच्चे का दिमाग ज्यादा खराब हो जाता है, तो उस टाइम कभी नहीं कहा। लेकिन फैक्ट यही है कि हाँ, 2 साल कंसिस्टेंसी रख के, 1 साल पूरी कंसिस्टेंसी रख के 3 घंटे के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत अच्छे और बहुत बुरे दोनों फेज से गुजरना होता है। अच्छे फेज में आप दिमाग अपना खराब मत करो, बुरे फेज में आप डिप्रेस मत हो। क्योंकि ये जितने भी मतलब मेरे जो अभी इन फ्यूचर जो नीट देंगे अगले साल, उन लोगों को ये सजेशन है कि आप जिस फेज से आप गुजर रहे हो कि आपके क्वेश्चंस कम सॉल्व होते हैं, आपके मार्क्स खराब होते हैं, ये सारे के सारे उसी फेज से गुजरे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सुबह रात को शंख पुष्पी पी ली इनने और सुबह इनका दिमाग तेज हो गया, ऐसा इनमें से कोई नहीं है। ये सब धीरे धीरे घिसे हैं बहुत। तो कहने का मतलब यही है कि स्टार्टिंग में अगर मार्क्स खराब आ रहे हैं तो उसमें बस एक ही तरीका है कि आप अपना टॉपिक ढूंढो कौन सा वीक है और उस पर सॉर्ट आउट कर ले जाओ। और किसी के मन में किसी तरह का सवाल आ रहा है? सुदेशना, अर्चिता, शिखर, पुलकित, एनीवन? क्या ब्रह्म ज्ञान मिल गया क्या एकदम? हाँ बेटा। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम स्कूल भी जाते हैं, स्कूल के आने के बाद मैं कोचिंग जाती हूँ तो वो मैनेज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बैकलॉग्स मेरे इंक्रीज होते हैं और सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, ये समस्या जिसने सबसे ज्यादा फील करी हो ये बताओ, और मतलब लगा हो कि हाँ हमने मैनेज कर ली, बताओ कोई भाई। सर मुझे तो लग रहा है सर यहाँ पे झूठ चल रहा है, क्योंकि मैंने स्कूल कोचिंग करते हुए क्रिकेट भी खेला है। तो सर टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता है, वो टाइम निकलने लगता है अपने आप। स्टार्टिंग में 10-12 दिन लगता है, फिर हो जाता है। अच्छा, जैसे कहते हैं कि नीट का एग्जाम जो से मैंने भी सुना है कई जगह, कि मैंने फील तो नहीं किया कि नीट का एग्जाम निकालने के लिए हर दिन 8-10 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। सही है कि गलत है? सर ऐसा होता तो हम यहाँ नहीं बैठे होते। तो मतलब एवरेज, अगर एवरेज बताओ तुम कि एवरेज, हाईएस्ट लोएस्ट नहीं पूछ रहा हूँ, एवरेज कितना पढ़ते थे दिन भर में? सर 2-2.5-3 ज्यादा हुआ तो 2-2.5-3, और मान लो मेरे हिसाब से 4 घंटे। ऐश्वर्या? तो मतलब इफेक्टिव स्टडी तो मतलब 11th में तो 3-4 घंटे की होती थी, 12th में तो टाइम मिलने लगा था तो उसमें हो जाती थी 5-6 घंटे की, मतलब 4-5 घंटे की जाती थी। और 12th में मतलब 11th में तो कम ही होती थी, क्योंकि 11th में मुझे भी स्कूल जाना पड़ता था, बट 12th में तो नहीं था तो मैनेज हो गया था। तुम बताओ स्नोबियर, आलसी प्राणी।
सर आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं कि बैठने की बात कर रहे हैं? मतलब दोनों मिला के, ज्यादा ज्ञान ना दो, है ना। तो पढ़ाई तो मतलब से डिपेंड करता था पेपर कितना नजदीक है, वरना एवरेज 2 से 3 घंटे डेली। 2 से 3 घंटे मतलब 11th-12th में हो तो 2 से 3 या 4 घंटे, जैसे किसी को ज्यादा समस्या है तो 4 घंटे, और 4 घंटे तो यार बहुत निकल आते हैं यार। ये 4 घंटे तो ये लोग स्कूल और कोचिंग दोनों जाते थे तब 4 घंटे की स्टडी कर लेते थे। तुम्हारे पास तो दिन भर में 4-4.5 घंटे तो बहुत आराम से निकल आते हैं। 4-4.5 घंटे की अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं ही पढ़ लूं अभी तो 4-4.5 घंटे की। लेकिन अब अब तो खैर एक एज के बाद तुम भी फील करो 10 नाटक ज्यादा होते हैं कि सब्जी ले आना और ये ले आना वो ले आना, तो अब टाइम नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, स्टूडेंट लाइफ में 3-4-4.5 घंटे तो बहुत है, आराम से निकल जाता है। ये 8-8.5-9 घंटे वाली कहानी तो झूठ है कि आप एग्जाम निकालने के लिए 8 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ो। ये स्टार्टिंग में हमारे टाइम पे होता था, हमारे माता पिताजी कहते थे 8 घंटे पढ़ा करो और 9 घंटे पढ़ने से कम से क्या होगा। ऐसा नहीं है, स्मार्ट स्टडी करो, बिल्कुल सही से करो, कोई समस्या नहीं है दूर दूर तक। अभी भी कहते हैं। अच्छा, अभी भी तो सुनने में आया तुम्हें? अच्छा, एक और बढ़िया सी बात ये बताओ कि स्टार्टिंग में जब 11th में आए थे, तो 11th में जब हम पढ़ाई करते हैं, हाँ, ईमानदारी से बताना, जैसे जैसे मान लो तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्या 11th से ऐसा फील आने लगता है कि अपन डॉक्टर बनने जा रहे हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, या फिर बस जितना काम है हर दिन बस यही सोच के करते थे आज का होमवर्क है आज करेंगे, आज का होमवर्क है आज कर लेंगे, बस एक यही तो होता है शायद। क्या क्या सोचते थे 11th में? बता भाई गौरव। सर 11th में बस इतना याद आता था सर कि अगर नहीं करके जाएंगे तो क्लास में लग जाएंगे सर, ये याद आता था, इसीलिए करना हो रहा था। हाँ मतलब तो मेरी सेकंड डे लगी थी सर, सेकंड डे सर केटी सर, सब मेरे को पता है कोचिंग में ऐसे पहली बार मैंने कोचिंग कर, सेकंड डे सर केटी सर ने सवाल पूछ लिया, अच्छा मेरे को तो याद था, मैंने वही बोल दिया सर। उन्होंने कहा आप बिल्कुल पढ़ के नहीं आए, तो फिर सर मैं जान गया कि नहीं आ रहा, तो सीरियस होना पड़ेगा। बायो लेकिन सही पढ़ ली तुमने, केटी सर के चक्कर में बायो तुम्हारी सही पढ़ ली तुमने, जूलॉजी। यस सर, बढ़िया सर प्रॉब्लम सर मेरे साथ ये थी कि सर फिजिक्स में सर घर पे क्वेश्चन होते थे सर, पेपर में नहीं होते थे। ये तो इनके साथ भी है सर, पेपर में ब्लैंक हो रहा था मैं, तो उसके लिए फिर सर मैंने भैया से बात की, तो भैया ने क्या काम किया, कर तू घर में टेस्ट जितना दे पाए देने की कोशिश किया कर, और उससे जो तेरे को लगे क्या गलतियां हो रही हैं उससे इम्प्रूव किया कर। तो सर लास्ट के जो ऐसे महीने थे, अराउंड 2 महीने सर, उसमें तो मैंने सिर्फ केमिस्ट्री का पोर्शन ही टेस्ट में दिया था, बायो देना छोड़ दिया था। मैं सिर्फ इस केमिस्ट्री को 1.5 घंटे में दिया करता था, क्योंकि बायो से मेरे प्रिपेयर भी नहीं थी, मैं सिर्फ इस केमिस्ट्री दिया करता था, उसकी टाइमिंग इम्प्रूव हुई थी। हाँ, अच्छा, जैसे देवेंद्र, में स्पेसिफिकली तुम्हारी बात करूं तो तुम्हारे मैंने मार्क्स 11th में 550 560 भी देखे हैं। स्टार्टिंग में जो नंबर तुम्हारे आते थे 550 560 आते थे, ठीक है। तो 560 से तुम 550 से 650 तक की जो तुम्हारी जर्नी है, तो उसमें तुम्हें ऐसा क्या फील हुआ कि क्या क्या बेवकूफियां या गलतियां करी जो नहीं करनी चाहिए? सर बस मतलब जब मैंने 11th में फर्स्ट टेस्ट दिया था तब मेरे एक बार 610 आए थे। उसके बाद से पूरे 11th-12th में मेरे 600 से ऊपर नहीं गए। बस सर उसमें बस कंसिस्टेंसी थी, और बस टेस्ट देते रहो, धीरे धीरे आपके वो अपने आप इम्प्रूव होने लगता है। स्टार्टिंग में भी जब मैंने फुल टेस्ट दिए थे तब मेरे एक बार 450 आ गए थे, 500 550। तो बस अपना बस जब भी टेस्ट दो उससे पहले अपना जितना भी सिलेबस था फुल सिलेबस कवर करो, और टेस्ट देते देते सर वो सबसे मेजर पोर्शन जो गलत होते थे वो सिली मिस्टेक से होते थे, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के तो धीरे धीरे इम्प्रूव होते रहते नंबर। अच्छा, जैसे एक चीज और बताना आप में से कोई भी, कि एक मतलब ज्ञान देने वाली बात नहीं है, एक प्रैक्टिकल बात जो देखी जाती है कि जैसे 15 लाख बच्चा नीट में बैठ रहा है, तो तुमने भी जब 11th में पहुंचे होगे तो तुम्हें लगा होगा कि बहुत बड़ा कंपटीशन है, 15 लाख लोग बैठते हैं। लेकिन 2 साल में तुमने भी इतना एक्सपीरियंस कर लिया कि 15 लाख में से सीरियसली केवल 2 ही लाख देते हैं। ये बात तुम्हें भी समझ में आ गई होगी अपनी अपनी क्लास में सबको, कि सीरियसली सिर्फ 2 लाख ही देता है। तो 2 लाख में जितनी सीट है वो सफिशिएंट कंपटीशन है, फालतू का हाइप है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है ना। हाँ, ये अलग बात है कि कोई बच्चा थोड़े नंबरों से रह जाता है तो वो बेचारे को दुख लगता है, लेकिन वो टेम्परेरी है, वो उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है लाइफ में, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो
तुम्हें ऐसा लगा कि बीच में तुम्हें ऐसा मन हुआ कि अपन सीरियस नहीं हो रहे हैं? वैसे मुझे लगता नहीं है ऐसा हुआ होगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है कि बीच में लग रहा है कि अपन सीरियस नहीं है नीट को लेके, या समझ में नहीं आ रहा है कि कोचिंग ज्वाइन तो कर ली है या पढ़ने तो आ गए हैं, ठीक है, लेकिन फील नहीं आ रहा है या नीट निकालना है या नहीं निकालना है। तो एक वो समय था और एक आज का समय है जब तुमने नीट निकाल लिया। तो वो जो समय था जिसमें तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हुए या फिर तुम्हें लगा कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है 2 साल की लाइफ हमने खराब कर दी, हम तो एंजॉय नहीं कर पाए, ना मूवी देखने जा पा रहे ढंग से, ना कुछ कर पा रहे। हालांकि ये भी बेवकूफी वाली बात है कि मूवी नहीं देख, आप सब कर सकते हो, बस टाइम मैनेज करना आना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान। तो ऐसा फेज में आपने क्या फील किया? जैसे कोई भी बताओ जरा, धारणा तुम बताओ यार। सर दोबारा बता दीजिए, नेटवर्क इशू था। जैसे मेरा कहने का ये मतलब है कि क्या बीच में ऐसा, स्टार्टिंग में 12th में तो खैर सब ठीक हो जाता है, 12th में अकल आ जाती है, 11th में ही ज्यादा ज्ञान होता है दिमाग में। तो जैसे 11th में ये फील आया हो बीच में कि डिस्ट्रैक्टेड सा फील हो रहा हो, या फिर वो फील नहीं आ रहा हो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ये क्यों कर रहे हैं, या ऐसा बुरा लग रहा हो कि हमारे फ्रेंड्स तो घूम रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बट हम नहीं जा रहे हैं, तो उस फेज को कैसे ओवरकम किया? कभी ये थॉट्स आए तो उन थॉट्स को कैसे इग्नोर किया फिर? संवाददाता धारणा से संपर्क टूट गया लगता। अच्छा तुम बताओ, शैफ्या तुम बताओ। सर मेरे साथ तो ये हुआ था 11th में, जब केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम चल रहा था, फिजिक्स में रोटेशन, तो ना मुझसे केमिस्ट्री होती थी ना मुझसे फिजिक्स होती थी, तो मैं तो बस करती थी जो क्लास में सिखाते थे। और फिर ये फिर से हुआ था जब 11th में सर ऑर्गेनिक पढ़ा रहे थे, तब भी मुझे कुछ भी नहीं समझ आता था क्लास में। तो मतलब उसमें टाइम तो मुझे लगा था उस टाइम में, बस वही मतलब मैं कुछ कर भी नहीं रही थी, मेरा एफर्ट एकदम, मुझे लगता था मैं 0 एफर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं सही में कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो उसमें बस ये रहता है कि आपको जो सर ने पढ़ाया है आप उसको पढ़िए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करिए। इक्विलिब्रियम और मतलब ऑर्गेनिक मुझे लगता है इवेंचुअली हमारा इम्प्रूव होता है। जैसे अमोक वगैरह का तो हमेशा से अच्छा ही था, बट मेरा तो बहुत बेकार था। तो मुझे लगता है वो इवेंचुअली इम्प्रूव होता है, और उसके लिए मतलब ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार छोड़ दिया पढ़ना तो फिर आप नहीं ही पढ़ोगे। तो इसलिए मुझे लगता है वो बीच में लो फेज आता है, उसमें मार्क्स भी लो आते हैं, बट फिर अपने आप को पिकअप करना होता है। नेक्स्ट चैप्टर हो सकता है आपको अच्छा लगे, लाइक आपको थर्मोडायनेमिक्स अच्छा लगेगा, रिडॉक्स, तो वो बीच में आएगा, बट उसके लिए आपको हाँ उन चैप्टर्स को भी आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस तो इम्प्रूव हो जाते हैं। अच्छा अमोघ ने तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया, ब्रेकअप किया इसने 11th क्लास में ही, कि नीट निकालना है, नीट निकालना है। सर मैं हमेशा से सिंगल था, ये मजाक अथर्व ने शुरू किया था सर। अच्छा मैं अभी तक सिंगल हूँ। नहीं अब तो सर तुम जानबूझ आपने के एक बार बताओगे, अब तो तुम जानबूझ नहीं के सर बताओगे 10 आप लोगों को। अरे नहीं नहीं सर, सर आपने सर सीरियसली हल्के में सर। एक बार ऐसे ही बोल दिया था हाँ अमोक को कि तो ब्रेकअप कर ले, तो मैंने सोचा कि चलो मैं फिर भी बढ़ा देता हूँ, मैंने बोला हाँ भाई कर ले। हाँ, अब तो नीट निकल गया तो अब तो चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल हूँ, अब तो जबरदस्ती चिल्लाएगा ही। खैर हाँ, तो ये बताओ तुम पहले पहले तो ये काम की बात, अच्छा ये बताओ कि जैसे बीच में तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ डिस्ट्रैक्टेड टाइप का, मतलब पढ़ाई में लो फेज आ रहा हो कभी, या कुछ ऐसा कुछ? तो जब ये लॉकडाउन का शुरू हुआ था तब उस टाइम पे मेरी ठीक से पढ़ाई हो नहीं रही थी। मार्च में एक पेपर दिया था तो उसमें मेरे 450 नंबर आए थे, और उसके बाद फिर गियर बदला था। तो जैसे ये बताओ देवेन, तुम बताओ यार ये कि जब विचार आता है मन में कि हाँ थोड़ा सा लो फेज आ रहा है या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ब्रेक लेते हो कि क्या करते हो, कि और ज्यादा मेहनत करते हो? कुछ जो मतलब तुमने किया ऐसा जो भी तुमने, वो बताओ। सर वो जब नीट का बार बार डेट डिले हो रही थी, तो उस टाइम एकदम बिल्कुल मन उठ गया था मेरा पढ़ाई वढ़ाई से। तो बस मेरी दीदी थी और पेरेंट्स थे, वही बार बार मुझे फोर्स करते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो धीरे धीरे एक दो बार सुना, फिर थोड़ा बहुत स्टार्ट किया तो थोड़ा बहुत पिकअप हुआ। प्लस जब कभी कभार एकदम मन में आता है कि कॉलेज में बैठे हो, मतलब साथ वाले लड़के होते हैं वो चले जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है। अब बस ये मोटिवेशन के थोड़े बहुत सोर्सेज निकाल लिए, कभी ऑनलाइन कभी क्लासेस भी करते थे, तो थोड़ा पिकअप मिलता था। तो धीरे धीरे कंटिन्यू करो तो ग्रेजुअली
मतलब लाइन पकड़ में आ जाती है। अच्छा, जब आज जैसे जो नीट निकल गया तुम्हारा, जैसे सभी का ही अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज सबका ही तय है, ठीक है, तो क्या फील आ रहा है, मतलब क्या लगता है, जैसे ऐसा ऐसा तो नहीं है कि एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड एलोन मस्क तो फील नहीं आ रहा होगा, लेकिन तब भी एक फील तो आता है कि हाँ 2 साल मेहनत करी तो हाँ थोड़ा रिजल्ट आया, जिस दिन रिजल्ट आता है तो क्या फील आता है कि हाँ 2 साल की मेहनत जो थी, जो सेक्रीफाइसेस थे, वो काम आए या वो ज्यादा याद आ रहे हैं? बता विशांत। सर पढ़ाई के दिन ज्यादा याद आती है। हाँ ये तो खैर है, वो पढ़ाई के दिन जो होते हैं वो सबसे बेहतरीन वही होते हैं, उसके बाद तो लोगों को लगता है कि हम गोवा जाके एंजॉय करेंगे, जो कि सिर्फ मात्र मरने के बाद ही एंजॉय कर पाओगे। कहीं पे भी जाओ दिमाग में टेंशन ही रहेगी, कहीं भी जाओ। इस मामले में अमोघ मेरा मतलब मैं क्या बोलूंगा, उसको आइडियल बोलते हैं, तो आइडियल हो बिल्कुल, मतलब उसने सर हाँ, धारणा को की थी से वो अच्छा एंड धारणा वेटिंग में, सॉरी। इस मामले में तो अमोघ मेरा प्रेरणा स्रोत है कि उसने मतलब 11th क्लास में सारे डिस्ट्रैक्शन अपने दूर किए, और अब देखो छाती पीट के चिल्ला रहा है कि मैं सिंगल हूँ। हाँ जी, तो शिखर, आरुल, और कोई डाउट किसी का, किसी तरह का कोई विचार, जो भी प्रैक्टिकल लगता हो तुम लोगों को, जो फेस करते हो तुम लोग कि हाँ पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या जो भी तुम्हें लगता हो, तो इनसे अच्छा तो गाइडेंस और कोई नहीं दे सकता। अच्छा, ये ऑलरेडी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। हम्म, नहीं खैर ये तो बहुत बढ़िया है। और 2 साल याद आते हैं पुराने की नहीं, ये बताओ पहले। 1 साल तो तुम्हारा खैर ऑनलाइन ही चला, और ये बहुत बड़ी बात है, लोग कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो तुम लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया कि पढ़ने वाला ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह पढ़ लेगा, चाहे घर पे पढ़ लेगा, खेत में पढ़ लेगा, कहीं भी जाओ पढ़ लेगा। तो ये सब तो खैर ऑनलाइन 1 साल पूरा 12th का साल, वो भी 12th में भी पढ़ लिया तुम लोगों ने। तो अच्छा 2 साल जो प्रिपरेशन करी है, तो बेस्ट पार्ट क्या लगता है उसमें, क्या याद आता है, तो बताने लायक हो वही बताना। बता अथर्व। सर वही है, क्लास में बैठते थे, 3 लोग एक साथ बैठते थे, वही क्लास, बातचीत ही चलती थी। वही तो याद आता है। ये है, अच्छे दिन होते थे वो भी है। मतलब तुम लोगों को क्या, स्टूडेंट्स को क्या, टीचर्स को भी वही याद आता है यार, क्लासरूम में वो फील आता है अच्छे से। क्या तुम लोगों का क्लास भी बड़ा अच्छा था, काफी रिस्पॉन्सिव था, मतलब ऐसा नहीं जैसे कई बार टीचर को भी मोटिवेशन बच्चों से ही मिलता है कि बच्चा जब थोड़ा सा अटेंटिव होता है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव होता है, तो टीचर को भी ये लगता है कि नया नया कुछ करवाएं। इसलिए तुम्हारे नीट के बैच में मैंने एचसी वर्मा सब सॉल्व करवाई, लगभग तुम लोगों को एचसी वर्मा सॉल्व करवाई, कुछ तो मैंने जेई एडवांस तक के क्वेश्चन करवाए थे तुम लोगों को। हालांकि ऐसा नीट में बहुत ज्यादा यूज नहीं है उनका, ऐसा कहना, लेकिन एचसी वर्मा तो खैर किताब ही ऐसी है जो कंसेप्ट अच्छे कर देती है। तो अगर कोई वीक पार्ट है तो उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा लो तो कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हो जाते हो। और लास्ट में जो अपन ने 1-2 महीने का रिवीजन किया था, वो भी थोड़ा सा फायदेमंद रहा, आई थिंक, आई होप सो कि थोड़ा सा फायदा आया उसका, क्योंकि उसका भी एक ही कारण था कि तुम्हारी जो कंसिस्टेंसी टूटी हो उसको थोड़ा सा रिकवर कर लिया जाए। तो लास्ट वाला जो रिवीजन था 1-1.5 महीने का, काम आया कि नहीं आया थोड़ा बहुत एग्जाम में? काफी ज्यादा तो सर। वो बहुत काम आया, उसके बिना दिक्कत हो जाती। हाँ वो मतलब लग ही रहा था कि वो डेट बार बार पोस्टपोन हो जा रही है डेट, तो वो उस दौरान आप कैसे रिकवर करो, तो वो थोड़ा सा कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये था कि एटलीस्ट पढ़ाई चालू हो गई एटलीस्ट, और कुछ नहीं था। तो बाकी घर वालों से क्या कुछ ले लिया, गिफ्ट विफ्ट ले लिए एग्जाम निकलवाने के बाद, या कुछ है? सर फोन मिला। फोन मिला? अरे शाबाश, यस सर। अब क्या है? सर पहला है। अच्छा इससे पहले फोन नहीं था तेरे पास? नहीं सर। बहुत सही यार।
बहुत बढ़िया। फोन, कीपैड वाला था, नंबर मिलता था कॉल करने के लिए वहां से, अच्छा सेंटर की, से। अच्छा अच्छा, तो वो 2 साल तुमने फोन यूज नहीं किया था? अपना नहीं था। हाँ मतलब घर वालों का था, कहने का मतलब वही था। वो हमारे तो यहाँ तो बच्चे परेशान है कि हम इतने बड़े हो गए, हमें आईफोन नहीं मिल रहा। मुझे अभी भी नहीं मिल रहा। मैं अभी भी वही सैमसंग गुरु लेके बैठा हूँ। के- ठीक है, अब तो खैर ये है कि कॉलेज वॉलेज में जाके तुम नाटक चालू कर ही दोगे कि पापा सबके पास है, हमारे पास नहीं है। सर कॉलेज के नाम पे ही तो मिला है कि एग्जाम निकल गया, अब मिल गया। हाँ ठीक है, अब क्या तो फोन का अब तुम सही इस्तेमाल करना लेकिन। यस सर, तो और कोई चॉइस भी नहीं है। नहीं ठीक है, तो कहीं घूमने उमने गए कि नहीं गए अभी नीट निकलने के बाद? तो फैमिली का ही नहीं। चल रहा है कि अलग अलग, मौसी के यहाँ जैसे। अच्छा 2 साल कहीं घूमने जाते थे बीच में कि नहीं? जैसे तुम में से जितनों की भी मुझे शक्लें याद है, मुझे नहीं लग रहा कि 2 साल में शायद 2 या 4 क्लास से भी तुमने कभी ज्यादा मिस करी हो। एक आध तो शायद ऐसे होंगे जिनने पूरी 2 साल एक भी क्लास मिस नहीं करी। सर क्लास तो मैंने नहीं तो मिस करी थी। क्लास करी थी जिस दिन मेरे 10th का फेलिसिटेशन होना था, मैंने तो बाकी सारी अटेंड करी थी। हाँ तुमने एक ही क्लास मिस करी है लगभग, मुझे याद भी था कि शायद एक ही क्लास। और मुझे लग रहा है कि क्लास तो शायद किसी ने ही लगभग मिस नहीं करी है 2 साल, बताओ क्लास मिस नहीं करी है सर। हाँ विशांत ने भी नहीं, ये भी है। हाँ सर, मैंने भी नहीं करी। मेरे को तो सर 10th का फेलिसिटेशन का लोगों ने बताया नहीं, मैं गया नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे जब आते थे तुम पढ़ने, तो जैसे स्कूल से आए थक गए, तो जैसे इन बच्चों के साथ होता है हर साल, तो स्कूल से आए थक गए, नहीं मन हो रहा कोचिंग जाने का, तो रीजन क्या होता था? फ्रेंड से मिलने का, या बस कोई रीजन नहीं होता था, बस जाना है इस तरीके से चले गए? चले जाते थे। हाँ, कहने का मतलब ये है यार कि पढ़ाई को अगर भेज दिया बर्डन था मान, सर, अच्छा भेज दिए जाते भेज थे। दिया था ना। अरे घर में मम्मी है, पापा है, कहाँ कोई सुनने वाला है। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे तुम सब लोग जो हो वो पढ़ाई में नीट ईट के दौरान थोड़े लो फेज से भी गुजरे हो कि मार्क्स नीचे भी आए, और जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मार्क्स एकदम से ड्रास्टिकली अपने इम्प्रूव करे, देवेंद्र है जैसे, और भी बच्चे हैं सारे, कई बच्चों के तो कंसिस्टेंटली अच्छे आते रहे। तो एक चीज बताओ, जैसे कि जब मार्क्स वगैरह जैसे कम आ रहे थे, तो उस दौरान 2 साल में मार्क्स भी कम आ रहे हैं, ऊपर से ये भी लग रहा है कि यार ना तो कहीं चाचा नाना के यहाँ जा पा रहे हैं, ना कहीं शादी आदि में जा पा रहे हैं, ना कहीं घूमने जा रहे हैं, ना इधर, तो बुरा नहीं लगता था? सर बोला तो, तो मैं इस तो टाइम में क्रिकेट फ्रेंड्स विकेट काम सब आते थे। खेला हूँ। तो नहीं, तो अब अगर जैसे, फ्रेंड्स अच्छे हाँ, हो तो सर, तो अगर फ्रेंड्स अच्छे से मेरे से धारणा और विश्वास अब एक ही स्कूल में थे, तो सर हाँ, मान लीजिए सर मेरे कम है तो बस उन दोनों से बात कर लो, वो दोनों कंसोल करेंगे, उसके कम है तो हम दोनों बात करें, वो उसे कंसोल करेगा, इसी में चला लेते थे अपना। नहीं ये भी खैर सही बात है, ये खैर है एक फ्रेंड्स का काम। अच्छा एक चीज ईमानदारी से बताना, जैसे नीट की प्रिपरेशन को अगर ज्यादा टेंशन लेके चलो कि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारा फेज ऐसा गुजरा, या तुमने जब ज्यादा बर्डन बर्डन लेना, मतलब जैसे एक होता है कि दिमाग में ये सोचना कि हमें पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और एक होता है उसको एंजॉय करना कि हाँ ये क्वेश्चंस है, बस क्वेश्चंस ही तो है, बस सॉल्व करना है। तो तुम्हारा फेज कैसा गुजरा तुम लोगों का? ऐश्वर्या ये बताओ बेटा। सर 11th में तो मतलब थोड़ा मेरा बर्डन वाला फेज था, बट हम्म 12th में तो मतलब मैंने एंजॉय करा था कि 12th के चैप्टर भी इजी होते हैं, और प्लस 12th तक आ जाते हैं, 11th थोड़ी इजी लगने लगती है, तो मतलब इवेंचुअली वो अच्छा लगने लगता है वो पढ़ना। स्टार्टिंग में थोड़ा बर्डन टाइप का लगता है, बट हम्म। बाद में स्मूथ हो जाता है। अच्छा धारणा तुम बताओ, कहाँ गई धारणा? ये बताओ कि यस क्या फील आता था, मतलब ऐसे बर्डन जैसा फील होता था कि ये, या फिर एंजॉय करना चालू कर दिया था उसी को? सर स्टार्टिंग में लग रहा था कुछ दिन, क्योंकि तब मेरा भी रेगुलर स्कूल था तो मैनेज भी नहीं होता था और काफी हम्म दूर से आते थे, लेकिन उसके बाद सब होने लगा था, क्योंकि स्टार्टिंग में बस लॉज ऑफ मोशन और रोटेशनली टफ लगता है, उसके बाद तो सारे चैप्टर भी इजी होने लगते हैं। हाँ। अच्छा एक चीज बताओ, अब जैसे मेन मुद्दे की बात फिजिक्स की करें फिर से,
कि फिजिक्स के लिए अगर ओवरऑल 2-3 पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स अगर बोले जाएं कि हाँ फिजिक्स में ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो क्या तुम कह सकते हो ये बातें फिजिक्स को लेके? बताओ कोई भी। तो एक अलग तो मेरी जो एक अलग स्ट्रेटजी मैंने बनाई थी, तो वो मैंने किया था कि मैंने एक फॉर्मूला शीट तैयार की थी। सर एक नोटबुक थी जिसमें 11th और 12th के सारे फॉर्मूले लिखे हुए थे, और उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, यानी जैसे कि हमको वेव में हमें थोड़ा सा हमें आइडिया चाहिए कि डायग्राम कैसे होगा, उससे डेरिवेशन कैसे होगी, तो मैं उतर भी था। और कोई क्वेश्चन गलत करूं या फिर कोई प्रीवियस ईयर कोई लॉजिक है या फिर कोई अलग चीज है जो तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक ना कर, जिसके क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो वो लिख ली थी। तो सर मैंने फिर एंड के डेज में सिर्फ मैंने बायो केमिस्ट्री पे ध्यान दी थी, और फिर लास्ट दिन तक मैंने सिर्फ अपनी वही फॉर्मूला शीट वाली किताब उठा के तब एक बार देख लिया था सर, एक बार में पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो गई थी। तो ये सब मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर किसी को लगता है कि वो एक बार में फिजिक्स नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, तो एक फॉर्मूला शीट बना दो, अगर तुम अच्छे से नोट पढ़ रखे हैं तो। अब और एक और चीज, जैसे ये बताना विशांत, एक चीज बताना, जैसे मान लो तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर चल रहा है क्लास में, ठीक है, वो चल ही रहा है, उसको रोका नहीं गया है, ठीक है, और साथ में तुम्हारा टेस्ट आ गया लॉज ऑफ मोशन का, तो क्या करते थे फिर? सर मेरा मेन फोकस तब भी वर्क पावर एनर्जी पर ही था, क्योंकि वो कंटिन्यू चल रहा है, और लॉज ऑफ मोशन की क्योंकि मैंने तभी प्रैक्टिस की थी, तो उस पर मेरा थोड़ा सा कम फोकस होता था। उसके मैं लिमिटेड क्वेश्चंस करके जाता था जो मेरे से पहले नहीं हो पाए थे, उन पे मैं अलग से डबल टिक कर लेता था, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को करके जाता था फिर। और मेरा मेन फोकस जो वर्क पावर एनर्जी पे रहता था, क्योंकि वो करंटली चल रहा है, क्योंकि अगर वो मिस हो गया तो बाद में फिर वो बैकलॉग बन जाएगा। हाँ, मतलब जैसे अभी इन बच्चों का एक चैप्टर चल रहा है, सेंटर ऑफ मास खत्म हो गया, रोटेशन शुरू होने वाला है, ठीक है, और इनका अभी एक टेस्ट होने वाला है मोशन इन अ प्लेन का। तो समझ रहे हो मोशन इन अ प्लेन कहाँ और कहाँ रोटेशन है ना, तो कैसे फिर उसको रिवाइज करो और रोटेशन भी मैनेज करो, क्या लगता है कैसे करोगे ये बताओ अथर? कुछ नहीं, 45 मिनट निकाल के 10-12 क्वेश्चन कर लो मोशन इन अ प्लेन के, समझ में आ जाएगा कि कौन सा छूट रहा है उसमें टॉपिक। मतलब कुल मिला के कहानी यही बनती है कि आप जिस समय मोशन इन अ प्लेन पढ़ाया गया हो उस समय क्वेश्चंस कर लो, फिर जो नहीं बने हो उनको रिवाइज कर लो टेस्ट के टाइम। तो फंडा तो यही कहता है बेसिकली। ठीक है, ये भी सही है तरीका, तो यही बेस्ट है ये भी। और किसी के मन में किसी तरह का विचार? अगर पहले से पता हो कि एक हफ्ते बाद टेस्ट है, तो तुम थोड़ा सा टाइम निकाल के एक चैप्टर को सेट वाइज पढ़ लो कि ये टॉपिक अभी पढ़ लेता है, ये कल पढ़ लूंगा, उतना परसों पढ़ लूंगा, तो तुम्हारा लास्ट दिन जिस दिन से क्वेश्चन लगा लूंगा, तो तुम्हें बहुत बर्डन नहीं लगेगा एक साथ अगर पढ़ने जाओगे पूरा चैप्टर तो। हाँ शिखर बता बेटा। सर मुझे ये पूछना था कि सर हमारे स्कूल में जैसे सब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव होता नहीं बायो का, तो सर उससे कैसे मैनेज करें? सब्जेक्टिव में मार्क्स नहीं आते, एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, तो फिर स्कूल से प्रेशर आता है कि मार्क्स नहीं आ रहे और ये सब चीजें, तो उसे कैसे मैनेज करें? नीट सिलेबस और आईएससी सिलेबस। अच्छा, हाँ, ये एक समस्या इनके साथ है यार, ये कि जैसे इनका स्कूल में एग्जाम होता है बायो का, तो इनका आईएससी बोर्ड है, तो पेपर जो आता है वो थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग आता है। स्कूल में जो पेपर होता है सब्जेक्टिव वाला, ठीक है, एनसीईआरटी से अलग आता है, और नीट के लिए तो हम लोग को भी वो मेरा रमो का आईएससी बोर्ड ही था, तो अच्छा। जैसे 11 मेरे भी कम ही मार्क्स आते थे, क्योंकि 11th में स्कूल का उतना मैटर नहीं करता है, 12th में मेन मैटर करता है, क्योंकि 12th के बोर्ड्स ही काउंट होते हैं। तो मुझे लगता है उसके लिए, जैसे हमारी टीचर तो काफी अच्छी थी, उन्होंने तो हमें नोट्स बना के दे दिए थे, बट अगर आपकी टीचर आपको नोट्स बना के नहीं दे रहे हैं, तो मतलब एनसीईआरटी ही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी टीचर डेफिनेशन पे मार्क्स काटती है, क्योंकि आईएससी में ऐसा बहुत होता है कि आपको कीवर्ड्स के मार्क्स नहीं मिलते, तो इसके लिए आप न्यूटन खरीद लो या बालाजी खरीद लो, उसमें एंड में सारे डेफिनेशंस की एक सिनॉप्सिस लिखी रहती है, और तुम उससे पढ़ लो, तो उससे तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। और जैसे कभी आएगा कि अच्छा ये प्रोसीजर बताओ, तो या तो फ्लो चार्ट बना के आप एक्सप्लेन कर दो, और या फिर मुझे याद है एक क्वेश्चन आया था हमारे पेपर में कि वो था मतलब इकोसिस्टम का जो एनालॉजी है उससे आया था, तो वो तो मैंने पूरा एनसीईआरटी से, उसमें मुझे पूरे, तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी याद कर लो अच्छे से और थोड़ी बहुत न्यूटन से पढ़ लो तो हो जाएगा मैनेज। वो मार्क्स दे देते हैं टीचर, वो नाटक बहुत होता है बट दे देते हैं। जैसे अब इनके साथ मुझे तो समस्या लगता है कि
स्कूल वाले ज्यादा नाटक करते हैं, जब बोर्ड्स में होता है तो उतना नहीं होता है, बोर्ड्स में दे देते हैं आराम से। अच्छा, बोर्ड्स में आ जाते हैं नंबर। यस सर। तो स्कूल वाले नहीं, उनको लगता है कि मैं तो सीएमएस में था 9th-10th में, तो वो सर 90 नहीं पार करते थे, मतलब टोटल परसेंट 85 के आसपास रहता था, और जब बोर्ड्स में मतलब 10th में तो 96 के ऊपर आ गया था, तो खुद अजीब लग रहा था, वो बात अलग है। नहीं, अब इनके साथ समस्या ये है कि जैसे है क्या, मेन मुद्दे की बात बताऊं मैं, कि अब जैसे एनसीईआरटी बिल्कुल ही नहीं आया टेस्ट पेपर में, इनका जो पेपर हुआ स्कूल में, तो एनसीईआरटी बिल्कुल ही नहीं आया, अलग आया। तो अब इनके दिमाग में डबल थॉट ये आ रहा है कि हम एनसीईआरटी पढ़े नीट के लिए या दूसरा पढ़े बोर्ड्स के लिए। तो अब इन दोनों में से तुम्हारे पास अगर चॉइस है, जैसे मान लो तुम हो इनकी जगह, ठीक है, तुम्हारे पास चॉइस ये है 11th क्लास में, 12th की बात नहीं कर रहा हूँ, कि या तो हम बायो के लिए कोई और किताब पढ़ें कि हमारे स्कूल में मार्क्स अच्छे आ जाएं और बढ़िया से नंबर आ जाए, या फिर अभी से अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिमाग में थॉट होना चाहिए कि नीट में 11th के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़े। तो तुम क्या चूज करोगे, बताओ। कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, एक बार टीचर से पूछ लेना चाहिए स्कूल वाले कि वो कौन सी बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब जैसे ऐश्वर्या कह रही थी बालाजी या वो, तो उसकी जगह डायरेक्ट वही पूछ के ले लेना चाहिए सर, मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है स्कूल में, तो उसके अकॉर्डिंग एक बार जैसे एनसीईआरटी और उसको साथ में पैरेलल करके देखेंगे, तो टॉपिक सेम है, तो मोस्टली पॉइंट्स ओवरलैप कर जाएंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे उनको ऐसे मतलब मार्क कर लिया, या फिर जैसे ये मैंने किया था कि जो सारे अलग अलग जगह के पॉइंट्स थे नोट्स के और अलग से वाले, उनको एनसीईआरटी में काफी जगह रहती है साइड में, तो वहां पे नोट कर लेता था। तो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते थे वो भी एक ही जगह अवेलेबल होते थे, तो जब एनसीईआरटी के थ्रू फ्लिप कर रहा होता था तो सारे पॉइंट्स मिल जाते थे, अलग अलग किताबें खोल खोल के नहीं देखनी पड़ती थी। हाँ, मतलब मैनेज कर जाते हैं उसी के साथ में। तो कुल मिला के वो एनसीईआरटी तो नहीं छोड़नी है, कुछ भी हो जाए। सर एक बात बोलूं? हाँ, बताओ बताओ। सर इन लोगों ने शायद 10th का बोर्ड दिया नहीं होगा ना? 10th का, हाँ, ये कोरोना में पास हुए। हाँ तो भाई लोग, तुम लोग जान लो, वो स्कूल वाले नंबर कम देते हैं, बोर्ड दो के पार आएंगे नंबर। हमने फीस किया है वो, 10th का बोर्ड नहीं दिया इसलिए लग रहा है बस तुम्हें, और कुछ नहीं। हाँ, इसी चक्कर में इनको डर लग रहा है। अब इनकी लंका लग जाती है। अब इनकी लंका कैसे लग जाती है कि फिजिक्स में तो वैसे ही ये फैल जाते हैं, उसके बाद बायो में भी नंबर कम आ जाते हैं, तो घर वाले इनकी लंका लगा देते हैं कि ना फिजिक्स पढ़ रहे हो ना बायो पढ़ रहे हो, कर रहे हो तुम। तो ये बेचारे बायो में भी परेशान हो जाते हैं फिर। खैर, ये तो सबके ही साथ होता है, चलता ही है ये तो। बता दीजिए सर इन्हें, चिंता ना करें, कभी कोई नहीं मिलेगा कि नीट में रैंक निकल गई बोर्ड में पास नहीं हो रहा। हाँ, और क्या, कोई ऐसा बोर्ड में परसेंटेज अच्छे आ ही जाते हैं नीट की प्रिपरेशन के, है तो सब एनसीईआरटी। अब इनको क्या है, अभी 11th में भय बैठा रहता है ना, जैसे तुम लोग भी जब नए नए आए होगे तो सबको नहीं तो मन में, किसी ना किसी के तो मन में ये भय रहा होगा, स्कूल कैसे मैनेज करे कुछ, और तैयारी कैसे, प्रिपरेशन कैसे मैनेज करे। तो ये चलता ही रहा, फिर 12th में आके दिमाग खुल जाता है। तो धीरे धीरे यही है कहानी, कि बस करते रहो, सब मैनेज हो जाता है। सर एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा मैं अपना। बता। मेरा सर जैसे जब मैं कंफ्यूज रहता था कि स्कूल या नीट में क्या चूं, तो मैंने नीट को चूज किया था, स्कूल को चूज नहीं किया था। तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मेरी टीचर ने मुझे डायरेक्ट बोल दिया था कि तुम पास नहीं होने वाले 12th बोर्ड में। बस ये इंसिडेंट हुआ था सर, उसके बाद पास भी हो गए, अब नीट भी निकल गया। तो मिठाई टाई पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? नहीं सर, नंबर नहीं था उन टीचर का मेरे पास। नहीं, क्या ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली बोल दिया था, बिल्कुल डायरेक्टली बोल दिया था कि तुम पास नहीं होने वाले बोर्ड में। हाँ, अब वही है, टीचर जात हम भी हैं, तो टीचर की बुराई क्या करें। हाँ, बता शिखर, क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा था कि सर हमें डर नहीं है कि हमारे बोर्ड्स में नंबर नहीं आएंगे ऐसा कुछ सर, लेकिन जैसे हमारी जो जैसे बायो टीचर है वो मतलब बिल्कुल ही मना करती है कि एनसीईआरटी पढ़ो ही में। वो कहती है जो नोट्स लिखवा रही हैं वही पढ़ो, और ये काफी हेल्पफुल है नीट के लिए, इनफ है ये सब चीजें। लेकिन जब उसको मैच करते हैं एनसीईआरटी से तो काफी डिफरेंट रहता है। जो डाइजेस्टिव हमारा एनसीईआरटी में 6-7-8 पेजेस का 7-8 पेजेस का है, और उन्होंने नोट्स लिखवाए हैं 20-25 पेजेस के लिखवाए हैं, तो इतना डिफरेंस आ जाता है तो क्या करें। बताओ भाई, प्रकाश डालो इस पे। भाई तू बात तो समझ कि उन टीचर का भी काम है, उनको चाहिए कि तुम बोर्ड में अच्छा करो, उनको नहीं मतलब है कि तुम नीट में नंबर ला रहे हो, क्योंकि उन्हें पता है नीट का क्रेडिट स्कूल वाले नहीं लेंगे।
वो तुम्हें ऐसा दिखाएंगे कि तुम कोचिंग कर रहे हो, सब बेकार करते हो। तो हमारे मतलब सबके साथ बताओ ही फेस नहीं कि किया है। तुम एनसीईआरटी जब पढ़ रहा हूँ। सुनो तो सही, जब टीचरों को पता चलता है स्कूल में कि तुम कोचिंग कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा रिपल्शन रहता है। नहीं, ये स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, ये स्कूल में ही पढ़ रहे हैं नहीं तो वो तो अभी। फील रहता ही है। हाँ, वही मतलब कहने का वो फील आ जाता है एक बार कि बोर्ड्स में थोड़ा सा अच्छा कर लो, फिर डर आ जाता है। तो ये फंडा। तो एनसीईआरटी, अच्छा जैसे मान लो, हाँ गौरव बोलना। तो गलती से हो गया था। हाँ, मतलब कुल मिला के एनसीईआरटी अगर छोड़ते हो तो वो तो फिर पाप हो जाएगा, सही है कि नहीं? एनसीईआरटी तो मान लो, फिर ये तो जिंदगी भर का ऐसा पाप होगा जो बार बार लौट के सामने आएगा अगर एनसीईआरटी छोड़ दी तो, गलती से कोई सा भी हो। अच्छा, एनसीईआरटी फिजिक्स भी सॉल्व करी थी क्या? मतलब थ्योरी नहीं बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल यस पूछ रहा सर। हूँ। न्यूमेरिकल सर न्यूमेरिकल। जो मैं एग्जाम्पलर बता रहा था वो यस सर, एनसीईआरटी ही निकालता है हर में सर, सब्जेक्ट का। तो पहली एक्सरसाइज नहीं, लेकिन जो सेकंड एक्सरसाइज होती है तो अच्छी होती है। हम्म ले एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस जो मैंने देखे थे, मुझे तो नहीं लगता कि वो नीट के हिसाब से होते हैं। तो मतलब सर उसमें प्रैक्टिस हो जाती है एक। हाँ सर मतलब कुछ क्योंकि हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस हो इस तरह से। यस सर, अच्छा तो थ्योरी। एनसीईआरटी निकालता। हाँ। थ्योरी में उसमें रहता है कि जैसे फॉर्मूले का डेरिवेशन दिया है तो हम्म उसमें डायरेक्टली 11th 12th वाली में आखिरी के 2 स्टेप बता दिए। तो हम्म अगर आप डायरेक्टली एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। हम्म। अच्छा एक चीज बताओ कि जैसे मैं इन लोगों को जब पढ़ाता हूँ तो नॉर्मली अपन जब पढ़ रहे थे 11th 12th में, तो डेरिवेशन लगभग सारे ही कवर किए थे। 11th और 12th में डेरिवेशन जो भी थे, जैसे मिरर फार्मूला हो गया, लेंस फार्मूला हो गया, जो कन्वेंशनल जो छोटे मोटे डेरिवेशन पूछ लिए जाते हैं बोर्ड्स में, तो ऐसे डेरिवेशन की अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि वो फिजिक्स के नोट्स में प्रिपरेशन वाले में ही काम चल जाता है? नोट से काम आ जाता है। ये सर एक काम कर सकते हैं कि आप एनसीईआरटी में देख लीजिए कौन सी डेरिवेशंस हैं, उसको अपने हम्म नोट्स में मार्क कर लीजिए। उसके बाद फिर हम्म वही सर आपको, फिर जब आप स्कूल के लिए या फिर बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो उनको हम्म देख लीजिए, आराम से हो जाएगा, उससे आप बाहर नहीं जाओगे उस टाइम पे हम्म। जब कुछ चाहिए। ये भी, हाँ और क्या, सही बात है, ये भी सही बात बन जाएगी। तो खैर फिलहाल तो कहानी यही है कि भाई साहब, ये 2 साल की जो तुम्हारी मेहनत है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट बेटा, कि हाँ भैया तुम लोगों ने एग्जाम्पल सेट की है कि हाँ 2 साल रगड़ना पड़ता है, और ऐसा कुछ दिमाग में बर्डन लेके अगर चलो, मतलब कहने का यही है। इन बच्चों को पता है क्या लगता है, जैसे तुम्हें भी 11th में लगता ही है हर साल बच्चों को जो भी, कि एक बर्डन सा आ जाता है कभी कभी कि नीट है नीट है नीट है। और मैं इनसे ये कहता हूँ कि बेटा एंजॉय करके पढ़ोगे तो कर लोगे, क्योंकि मेरी क्लास में भी माहौल लगभग वही रहता है, वो तुम्हें अच्छे से ही पता है, 2 साल झेले हो तुम। तो अगर बर्डन लेके पढ़ोगे तो समझ में आने वाला नहीं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताओ यार। सर मैंने तो पर्सनली सोच रखा था कि ड्रॉप कतई नहीं लेना है। हम्म तो मैंने क्या किया था कि मैं एक्चुअली एमएससी इंटीग्रेटेड के फॉर्म्स भर दिया था, हम्म और वो मेरे को मिल गया था पहले से, नीट देने के हम्म पहले से। हम्म तो मतलब वो एक कॉन्फिडेंस था कि मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में भी ईयर नहीं हम्म ड्रॉप करना पड़ रहा है मेरे को। हम्म। ये हाँ, 11th 12th अपन ने 2 साल प्रिपेयर किया है, तो सोचा दिमाग में यही है कि इसी साल सब कुछ हो जाए, यही लगता ही, वो तो फिर है ही। हाँ बच्चों, तुम लोगों का कोई डाउट किसी का? और नहीं तो सत्संग यहीं खत्म करें, किसी के मन में कोई भी विचार हो पूछ लो, फिर इसके बाद नंबर नहीं आए तो तुम बीच ग्राउंड में मारेंगे फिर। सर हाँ बेटा। हाँ, जैसे सर मुझे इतना पूछना था कि सर जैसे हम्म बात जैसे हम लोग की जो हम लोग कोई सिर्फ एनसीईआरटी खुद पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी हाँ कोई टीचर जो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रही है और फिर हमारे एमसीक्यू के टेस्ट भी नहीं हो रहे एनसीईआरटी पे, तो हम्म सिर्फ खुद पढ़ के एनसीईआरटी कैसे हो सकता है? देखो हाँ एक बात ये है, जैसे इनके साथ अभी समस्या क्या है कि जैसे ये प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, उस जगह अभी इनके पास बायो 11th क्लास में जो अभी आधा फेज गुजर चुका है, तो आधा बायो इनको ऊपर छोड़ दिया गया है, इन्हें कोई अलग से प्रिपेयर नहीं करा रहा है बायो फिलहाल, है ना? तो अब तुम
इसका अभी फिलहाल देखो 6 महीने आधा पोर्शन गुजर चुका है और इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है कि कोई आके इन्हें पढ़ाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो सॉल्यूशन नहीं है इनके पास, तो तुम ये बताओ कि ये बच्चे अपने आप कैसे प्रिपेयर करें जो छूटा हुआ बायो है, मतलब जो आधा समय गुजर चुका है, तो आधी बायो जो गुजर चुकी है 11th की, ये अपने आप नीट के लेवल को कैसे प्रिपेयर करें बायो का, ये बताओ। सर नीट का लेवल ज्यादा नहीं है, नीट का लेवल इसकी डेटा रटा हुआ होना चाहिए। तो मैं क्या किया था कि मतलब मैं अपने छोटे भाई को लगाया था इस काम पे कि जितना भी फैक्ट उसको दिख रहा है उस फैक्ट को वो अलग से जगह लिखता जाए कि कोई नंबर दिख रहा है, तो मतलब एक बार वो याद हो जाएगा तो तुम एक बार रीड करोगे तो कॉन्सेप्ट्स अपने आप आने लगते हैं। और जैसे किसी ने ऑनलाइन कभी इधर उधर से डेटा सर्च करके पढ़ाओ, वीडियो देख के पढ़ाओ बायो, वो सब बताओ अगर कुछ। सर हम लोगों ने किया था सर, हम लोग ने सर मैंने विश्वास धारणा से एक ग्रुप बनाया था टेलीग्राम पे। तो उस पे हम लोग जैसे कि हम लोग कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, कुछ रिवाइज कर रहे हैं, तो उससे हम लोगों ने 10 क्वेश्चन बना लिए, 10 क्वेश्चन पोल में डाल दिए। तो उससे सर वैसे करके वो भी 10 भेज रहा है, वो भी 10 भेज रहा है, अराउंड 30 क्वेश्चन एक दिन में ऐसे हो जा रहे हैं। तो वो 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, वो सेव भी हो गए एक जगह पे। तो उससे हमें कुछ एक पेज से अराउंड 30 क्वेश्चन मिल जा रहा है। तो इससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप पढ़ भी लोगे, तो इससे आपको 2-3 लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा कि एक पेज में कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो ऐसे अगर कई दिन तक करोगे तो मुझे लगता है जो चैप्टर छूटे वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे। इससे फायदा बहुत मिला था, अराउंड हम लोगों के 5-6 क्वेश्चन हो गए थे, हम लोगों ने एंड के टाइम में ट्राई किया था ये। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई बायो सेल्फ प्रिपेयर करना चाह रहा है, ठीक है, सेल्फ अगर प्रिपेयर करना चाह रहा है तो चांसेस हैं, कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये बताओ कुल मिला के। सर कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि जो कि नहीं, कुछ टॉपिक्स तो डेफिनेटली होंगे ऐसे। बायोटेक्नोलॉजी प्रॉब्ली नहीं, और सर जेनेटिक्स वाला हिस्सा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 11th के टॉपिक की बात करें अगर अभी, तो 11th में बायोटेक्नोलॉजी है, मुझे पता नहीं है मतलब बायो के बारे में। नहीं सर 11th में एनाटॉमी थोड़ी है जो तो एक बार समझानी पड़ती है। जैसे 11th में बायो के स्टार्टिंग का आधा बायो ले लो, ठीक है, आधा बायो ले लो बाद में, तो जो छूटा है तो मान लो जैसे 2-4 टॉपिक तो होंगे ही जिसमें इनको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्या ये सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं बायो, अभी जितना टॉपिक हो चुका है आधा बायो मान लो? ये सर किया जा सकता है सर। एक्चुअली में से हम लोगों ने एंड में हम लोगों ने ऑलमोस्ट मॉड्यूल हम लोग भूल ही चुके थे। हम लोगों को जो चीजें याद थी वो सिर्फ एनसीईआरटी ही थी, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स याद थे, सिर्फ वही याद थे। और सर उन्हीं के लिए हम लोगों ने जो ट्रिक्स शॉर्ट्स बनाए थे सिर्फ एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स उसके लिए बनाए थे। ऐसा अगर 2-3 बार आप रीड करोगे तो आपको लग जाएगा, हो जाएगा, मुझे लगता है। अगर कई बार रीड करना पड़ेगा, लेकिन हाँ समझ में तो आ ही जाएगा। एनसीईआरटी इतना डिफरेंस। अच्छा, बायो के तो लेक्चर्स यूट्यूब वगैरह पे भी काफी, अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी काफी अवेलेबल है, तो यूट्यूब वगैरह से भी हो जाएगा वैसे, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं। अनअकैडमी के टीचर्स समझाते हैं सर, अनअकैडमी के टीचर्स हैं सर, वहां से भी आप कर सकते हो, मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। तो हर जो ऑनलाइन वाली कोचिंग है उसने यूट्यूब पे चैनल बना रखा है। तो मतलब उससे कवर हो जाएगा आराम से। इससे मैं अगर आपको पढ़ना है तो मिल सब जाएगा यूट्यूब और इस सब पे। सही बात है, सही बात है। ये भी खैर अब सोर्सेस तो सारे अवेलेबल है। बहुत गारंटी से क्या बताते हैं, हमने हमारे साथ ऐसा सीन तो नहीं हुआ था, तो अनुमान लगा रहे हैं। नहीं ठीक है, ये तो अनुमान ही होता है, लाइफ टाइम ही ये तो अनुमान पे ही चल रहा है जीवन। खैर ठीक, और किसी के मन में किसी तरह का कोई सवाल, किसी के मन में कोई डाउट? तो खत्म करें हम यहाँ पे सत्संग, और किसी के मन में कोई विचार तो नहीं? सर एक और क्वेश्चन था। हाँ पूछो पूछो। सर क्या आप लोग ये बता सकते हैं ये ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिससे हम दूर रहें, ताकि हमें पता चले कि हम ये मिस्टेक ना करें, रिपीट ना हो। जैसे आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो आप हमें बताना चाहिए कि ये चीज हम लोग ना रिपीट करें। अरे ये तो 1000 बता देंगे, एक का बोलो भाई। एक जो मैंने बहुत फील करी थी वो स्टार्टिंग के में थी, 11th में। कॉन्फिडेंस नहीं आता था बिल्कुल ही, कुछ भी कर लो कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि होगा। तो वही था कि ओलंपियाड्स दिए थे, फिर उसमें थोड़ा बहुत ठीक हुआ तो फिर लगा कि हाँ नहीं हो सकता है। तो वही है, पब्लिक एग्जाम्स फेस करो तो मतलब डायरेक्ट नीट देने जाओगे तो ऐसा लगेगा कि भाई पता नहीं क्या हो गया। तो सही बात मैं बोलूंगा कि हो सके तो स्टार्टिंग में थोड़े बहुत और जितने गवर्नमेंट ओलंपियाड है वो सब दे के देख लो, फील आ जाएगा एक थोड़ा।
तो टेस्ट आई थिंक टेस्ट स्किप करने से कोई फायदा मिलेगा? जैसे हमें पढ़ना है तो टेस्ट अभी नहीं पढ़ पाए क्योंकि टेस्ट ना दें इस वजह से। उससे कभी फायदा नहीं होगा। मतलब फ्रैंकली मैंने लास्ट के 6 महीने में मेरे हर हफ्ते में 3 से 4 टेस्ट होते थे। तो बाकी हाँ, पढ़ा सोच हो ना लीजिए। हो। हाँ, क्या बोलता रहे अमुक, बता। तो मैं कह रहा हूँ चाहे पढ़ा हो ना हो एग्जाम दे देना चाहिए। उससे उससे एक तो ये पता चल जाता है कौन से टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस बन रहे और कौन से टॉपिक में हम प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही है। मतलब कभी कभी लगता है कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लिया है, फिर पता चलता है वही फंसा हुआ है, बाकी आते हैं। अच्छा, और कोई जैसे बच्ची पूछ रही कि मान लो कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए आपको प्रिपरेशन के टाइम पे, तो किसी के दिमाग में और कोई आ रहा है तो? एक होता है हमेशा सर रीडिंग की प्रॉब्लम, हम लोग गलत रीड कर लेते हैं। एक वो तो बहुत ऑब्वियस होता है। और सर मेरे साथ जो मैंने आपको बताया था इंसोम्निया वाला आखिरी के महीने में, कि आपको लाइफस्टाइल पे ध्यान देना पड़ेगा, रात में जल्दी सोइए। देवेन, क्या विचार रखना चाहोगे इस पे? क्या गलती है करनी नहीं चाहिए? एक तो अगर आप लेट नाइट स्टडीज करते हो तो फोन वगैरह एकदम दूर रखना। सर मैं मतलब रात में पढ़ता था, तो अगर गलती से मैंने फोन स्टार्ट कर लिया तो 12 से मेरा 1-1.5 घंटा आराम से चला जाता था। तो रात वगैरह में फोन्स वगैरह तो बिल्कुल दूर रहना है। प्लस सर लाइफस्टाइल का ही है सर, हेल्थ वगैरह बहुत मैटर करेगी। तैयारी कितनी भी कर लो, नीट के पेपर के दिन अगर हल्का सा भी सर दर्द हो गया तो 2-3 सवाल तो आराम निकल ही जाते हैं पूरे। सही बात। तो हेल्थ वगैरह तो आराम से रखो। सही बात है, ये तो क्या है। और कोई बेटा डाउट किसी का? अगर सोने का वो है तो पैटर्न अपने मम्मी पापा से मिलाना चाहिए। तो ये रहता है घर में चहल पहल रहती है, मम्मी पापा जाग रहे होते तो खुद ही पढ़ाई से ध्यान नहीं हटता कि हाँ कोई अगर रूम में आ गया डांट पड़ेगी। हाँ, मतलब जब रात को ज्यादा, मतलब सुबह कोई ना कोई जगह हुआ रहे ताकि आप पे ध्यान दे सके। यस सर। सही भी है ये भी, खैर। हाँ, और क्या, अगर सुनते हो मम्मी पापा की बात तो सही है, बेस्ट चीज है ये भी। अब जैसे एक लड़का था जिसने यूपीएससी निकाला था, शायद पिछले साल का था, यूपीएससी टॉपर था, कनिष्क कटारिया शायद करके। तो उससे किसी ने पूछा था कि यूपीएससी टॉपर था, तो उससे पूछा था कि मोटिवेशन कहाँ से मिला, कहाँ से मिला? तो उसने भाई साहब छूटते ही आंसर दिया था, मम्मी पापा तो नहीं, मतलब सही दिया था उसने आंसर, कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया 2 साल जो प्रिपरेशन का जो टाइम था। तो मोटिवेशन है भाई साहब, जैसे जहां से ले सको, है ना। गर्लफ्रेंड से मिले, मम्मी पापा से मिले, जिसकी मदद ले सको ले। कुल मिला के कहानी ये है कि एग्जाम निकालना होता है ना। कोई नहीं पूछने वाला कि कहाँ से मोटिवेशन मिली, क्या मिली। कुल मिला के जिसकी मदद ले सको उसकी लो। बस फोकस ये है कि अपन को एग्जाम निकालना है, और एग्जाम में कंसिस्टेंसी ये बनी रहे, एंजॉय करना सीख ले अगर आदमी, तो क्लासेस अच्छी गुजरती हैं, वरना क्लासेस बड़ी बोरिंग गुजरती हैं। तो क्लासेस याद आती हैं सबसे ज्यादा? कौन क्लासेस क्या याद आती है? सर अंसारी सर। अरे बॉटनी की। सोते सोते बिताई ऑलमोस्ट। अच्छा, बॉटनी में ये अंसारी सर बड़ा एक्सपीरियंस पर्सन है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। चलो, और किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं? खत्म करें यहाँ पे हम। सर। हाँ बेटा, बता। सर मुझे पूछना था कि आपने जैसे फिजिक्स के लिए एक बुक बताई थी एमसी जैन वाली, तो कोई और भी बुक मतलब जिससे फिजिक्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं? जैसे तुम लोगों में से शायद एमसी जैन मैंने किसी को रेफर नहीं की थी, है ना। तुम लोगों में से एमसी जैन नहीं थी, तुम्हारे पास मॉड्यूल था एमसी जैन। दरअसल मैंने एक पिछले साल एक बुक देखी थी, तो बड़ी अच्छी बुक है, नीट के लेवल के अच्छे क्वेश्चन है उसमें। तो एमसी जैन तो इनकी एक अलग हो गई, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे मन में कोई किताब है जो बता सको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए? अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो जैसे काफी वो निकालती हैं कंपनियां अपनी क्वेश्चन बैंक्स। अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो उसमें भरपूर क्वेश्चन मिल जाते हैं हर लेवल के। अच्छा, और एक और सब। हाँ, बोलो बोलो।
और मेरी वैसे मल्टी एज भी अच्छी थी, मतलब भले ही उसमें आंसर्स गलत दिए हुए थे कोई कोई, बट वो उसके साथ वो था कि एक टाइप के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाते थे, तो जब अगर किसी टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आता था तो वो हो जाता था। ये भी सही कहा। सर एक और तरीका है सर। सर टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस लगा के देखिए, ज्यादा सही रहते हैं। तो मैंने तो सर बहुत सारे टेस्ट पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं एंड मैथ के, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो टेलीग्राम पे सब अवेलेबल है। अच्छा, एक और चीज, जैसे इन लोगों को ये डाउट रहता है कि एक चैप्टर में कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। गिनती पे चलते हैं कि हम 400 क्वेश्चन करेंगे तो हमारा चैप्टर अच्छा हो जाएगा, 300 करेंगे, तो इसके बारे में क्या कहना है? फिजिक्स में बात कर रहा हूँ। जिस टॉपिक का जितना वो तो वेटेज बंदे है पे उस डिपेंड हिसाब करता है। से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएं जो आ सकते हैं। ठीक है, और कोई विचार? सर टॉपिक की डिफिकल्टी पे, जैसे रोटेशन के साथ तो 70-80 हो जाएगा, लेकिन सर रोटेशन में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो तो आपको एनालाइज हो जाएगा जब आप करोगे कि सारे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अच्छा, जैसे जब तुम स्टार्टिंग में याद करो, मतलब स्टार्टिंग का नहीं, बीच का फेज, जैसे 6 महीने हो चुके थे मान लो प्रिपरेशन के 11th क्लास में, तो एक दिन में तुम मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस तक पहुंचे हो? एक दिन में फिजिक्स के मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट कर लिए हैं तुमने प्रैक्टिस घर पे? ऐसे गिने तो नहीं है, तब भी ऑन एन एवरेज बताओ। ऑन एन सेक्शन बी के जितने होते हैं सारे, तो सेक्शन बी मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। मतलब गिनती करूं तो 50 तक? सर 4 चैप्टर मैंने ज्यादा किए होंगे, क्योंकि मैं 4-5 चैप्टर एक दिन में फिर करता था जब करता था तो। विशांत तुम बताओ, जैसे हर टेस्ट में अगर कर रहे हो तो ऑन एन एवरेज एक दिन में कितने क्वेश्चंस कर लेते थे? सर 50-60 के आसपास। 50-60 हो जाते थे? पूरा दिन लगाते थे कि 1.5-2 घंटे में करते थे? सर वो डिपेंड करता है, कभी कभी पूरा पूरा दिन भी लग जाता था, जैसे रोटेशन में पूरा दिन लग गया था मेरा, थोड़ा बिल्कुल सा लगा वीक होगा, था वो मेरा, बिल्कुल लगा बाद में होगा। स्ट्रांग हो गया था क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। मतलब जैसे कई बार क्या होता है ना, इन बच्चों के साथ भी ये होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ने बैठ गए, फिजिक्स का लगाने बैठ गए, पूरे ही दिन फिजिक्स बिता दिया इनमें, ना केमिस्ट्री पढ़ी ना बायो पढ़ी। तो ये मतलब करना चाहिए कभी कभार, कि कोशिश करना चाहिए कम से कम, कभी कभार तो हो गई क्या? सर मुझे सर लगता है जब मिनिमाइज करने की लगातार कोशिश करनी चाहिए। सर मतलब क्या बोल रहा हूँ? 3-4 घंटे लगातार सर 3-4 घंटे लगातार सेम सब्जेक्ट हो भी नहीं पाएगा, तो उसमें ब्रेक करके दूसरा सब्जेक्ट कर लेना चाहिए, तो एफिशिएंसी बनी रहती है। हाँ, और क्या, थोड़ा सा वैरायटी चेंज होता है। जब फिजिक्स में नहीं बन रहा है तो बायो आ जाती है, समझ पढ़ने लगते हैं, थोड़ा मन लग जाता है थोड़ा सा। जैसे 3 घंटे क्वेश्चन के, तो उसको 2 सेट्स में कर लिया दिन में, एक बार दोपहर में, एक बार रात में सोने के पहले। सही बात है, सही बात है, ये भी क्या सही बात है। और कोई भैया, किसी का डाउट? और कोई, एनीवन एल्स, किसी का कोई भी मन में विचार या डाउट? ठीक है, और तो कोई डाउट तो नहीं है। चलो फिर अपन क्या बोलते हैं, अब तुम नीट तो तुम निकाली। हाँ बोलो, बोल बेटा। और एक्चुअली मेरा ये डाउट था कि मतलब हम लोग पढ़ने बैठते हैं और फिर उसके बाद ब्रेक लेते हैं, और फिर ब्रेक लेके फिर एक्सटेंड करते जाते हैं और फिर वो ट्रैक से निकल जाते हैं। तो ये टाइम वेस्ट का प्रॉब्लम बहुत रहता है और फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट बैक ऑन ट्रैक। 1 घंटे पढ़ लिए, अब कहने का मतलब ये 1 घंटे पढ़ लिए, अब उसके बाद सोचा 15 मिनट का ब्रेक ले लो, 15 मिनट का ब्रेक का 15 घंटे का बन जाता है, पता नहीं पड़ता है। तो क्या किया था, ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि नहीं सर हुआ वो है? अमोघ ने बताया तो था, ऐसे टाइम पे ब्रेक लो जहाँ पे सामने वही पापा हो। तो मैं सब मम्मी कहती थी, जैसे उनको मैं बोल के उठूं कि 1 घंटे का ब्रेक कर रहा हूँ, वो 45 मिनट बाद वो बोलना शुरू कर देती थी कि कितनी देर से ब्रेक कर रहे हो, जाओ पढ़ो। हाँ, नहीं सही बात है, वो थोड़ा सा इफेक्ट। 1 घंटे का ब्रेक 50-55 मिनट में हो जाता था, कहता हूँ। हाँ, और क्या, सही बात, कुल मिला के ये उठो तो जैसे 15 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को बोल दो अगल बगल कि 15 मिनट का ब्रेक कर रहे हैं, तो खुद को भले ध्यान नहीं रहे, वो ध्यान रखता है। हाँ, ये भी एक बेसिकली स्ट्रेटेजी है एक, कि आप इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाओ कि आपको कोई टोक दे कि आपको दोबारा पढ़ना है, तो वो अपने आप ही हो जाता है। सही बात है, बहुत फायदेमंद है।
मतलब तुम्हारे टाइम पे तो मम्मी केवल बोलती थी, हमारे टाइम पे तो पता नहीं क्या क्या होता था हमारे साथ, कि जब 15 मिनट का ब्रेक बंद हो जाता था 20 मिनट का, पता ही नहीं पड़ता था कहाँ से चप्पल अप्पल उड़ के आई या डंडा उड़ के आया, कब पड़ा, अपने आप ही फिर एकदम टाइमर यहाँ सेट हो जाता था कि अब 15 से 16 मिनट हो ही नहीं सकता। हाँ भाई, और किसी के मन में कोई डाउट किसी तरह से, कोई भी? सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोल बेटा। सर वो सर आप मतलब आप लोग मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व रहते थे? स्पोर्ट्स में कोई हाँ रहता भाई, था? स्कूल में बहुत किया है। हम्म, तो पूछना क्या चाह रहे हो उसमें? बता शिखर। मतलब टाइम मैनेज कैसे करते थे? भाई टाइम निकल जाता है, कायदे से कोशिश करोगे तो सबका टाइम निकल जाएगा। फिर वही है कि इधर उधर का टाइम वेस्ट मत करो कि बस बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं। वो टाइम अगर तुम हटा दोगे तो तुम्हें देखोगे कि बहुत टाइम निकल रहा है। जैसे एक मैं इनको बताऊं तुम्हें, इनका जो टाइम है ये 3:30 के बाद कंप्लीटली फ्री है शाम को। 3:30 4 4:30 तक मान लो घर पहुंच जाते होंगे, ये सुबह 7 बजे के निकले तो ये 3:30 4 4:30 तक घर पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके पास कहीं नहीं जाना है इनको, तो मेरे हिसाब से टाइम सफिशिएंट हो सकता है कि थोड़ा सा और कुछ करना पड़ेगा चेंज? हम लोग तो जैसे सर हफ्ते में 8 बजे पहुंचते थे, 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन 8 बजे, और संडे भी सुबह रहता था। सुबह स्कूल शाम को कोचिंग। तो सर टाइम तो निकल जाता है, बट वो क्या होता है ना कि जैसे सर वो टाइम वेस्ट बहुत होता है कि टेबल पे बैठे हुए हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे। सही बात है। वो टाइम वेस्ट मिनिमाइज कर दोगे तो बाकी सबका टाइम निकल आएगा। सही बात है। अब जैसे कई बच्चों का ये डाउट रहता है, अभी जैसे क्या ये स्कूल में स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह इनके होते हैं, तो अब मैं भी इनको सजेस्ट करता हूँ कि किसी भी हालत में स्पोर्ट्स वगैरह मत छोड़ना। ये तो मैं भी बोलता हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी ना बराबर हो जाएगी बिल्कुल। तो मैनेज हो सकता है कि नहीं? बताओ गौरव, अगर तुम करता था तो बताओ। 11th में से तो बहुत ज्यादा फिजिकल नहीं कर पाते थे, जैसे हमारे जो गेम्स के पीरियड थे, हाँ उसमें कभी कभार क्रिकेट या बास्केटबॉल चल जाए, वैसे तो रेगुलर बेस पे नहीं हो पाता था। तो वैसे वो तो मेरे घर के एरिया पे भी है ना सर, मेरा घर का एरिया तो दूर साइड पड़ता है, तो वहाँ पे बच्चे हैं नहीं मेरे कैटेगरी के, तो उस पे भी है। मैं तो जैसे था कि जैसे 4 दिन कोचिंग है, बाकी 3 दिन 8 बजे तक नहीं है, तो बाकी 3 दिन उस समय क्रिकेट चलता था, तो हो जाता है। मैं तो फिजिकल के लिए पैदल सेंटर आ जाया करता था, तो मेरे घर से 15 मिनट की दूरी पे है, तो फिजिकल के लिए नहीं फिजिकल बेटा, थोड़ा हो भी जाता था। घर से तुम पैसे लेके आते थे ऑटो के और फिर तुम बचाते थे उसको। ये फिजिकल का बहाना मत दो। नहीं सर, ये तो था सर। सर ऐसे है, पॉकेट मनी मिलती नहीं है, तो वो बचाने का वो भी रहता था, है। और साथ में थोड़ा सर चलने का भी हो जाता था, क्योंकि और ऐसे सर खर्च निकलने कहाँ का कम करता था रहता वो है। ये बताएगा नहीं। अरे सर, कटौता से हनीमान तक 15 मिनट का ही रास्ता है, उसका ऑटो का किराया भी 5 ही रुपए होता था। हाँ, ये सही बात है। तो बचा बचा के तुमने बेटा फोन ले लिया आज। नहीं सर, अपने पैसों से थोड़ी फोन लिया है। अपना अपना पैसा तो कहीं और खर्च किया था, तो और बता तो रहा। नहीं सर, अपना पैसे सर होने भी तो चाहिए। फिर उसके बाद भी चली गई। नहीं, अब वो कर लेगा। तुम बेटा देखो, ये कॉलेज में जाते ही जैसे ये कबीर सिंह बनेगा ना याद, तुम देखना। हाँ, और किसी के मन में कोई डाउट है क्या? कोई विचार किसी तरह का पूछना उछना हो तो बंद करें यहीं पे तो। सर बोल बेटा। टाइम मैनेजमेंट, आई मीन ऐसा कोई रूटीन था सबका? कोई टाइम टेबल बनाया था तुमने पढ़ने के लिए? विशांत बताओ, सर कोई आज टाइम तक टेबल कोई टाइम टेबल फॉलो हुआ नहीं है। तो क्या करते थे दिन फिर? का सर रखता था कि टाइम टेबल इतना पढ़ मास में लेना अगर है। बनाएंगे तो कभी नहीं फॉलो होगा। मुझे लगता है डेली सुबह उठ के एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, वही फॉलो होता है। क्योंकि अगर आप 1 महीने का या 1 साल का टाइम टेबल बनाएंगे तो वो कभी भी एक दिन भी फॉलो नहीं होगा। इससे अच्छा है कि हर दिन सुबह उठ के आपको जो जो करना है वो लिख दिया, और उससे बहुत सही टाइम मैनेजमेंट भी होता है और सब कवर हो जाता है। और टाइम टेबल भी मतलब टाइम स्लॉट वाला नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, कंटेंट वाला बनाना चाहिए कि आज ही इतना चैप्टर खत्म करना है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल। यही करते थे, टॉपिक डिसाइड कर लेते थे। मैं टाइम कंटेंट वाला बनाती थी तब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, तो मतलब मेरे लिए ज्यादा एफिशिएंट टाइम स्लॉट होता था, तो वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। हाँ, पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर जाता है, ये भी सही बात है। तो
कुल मिला के कंटेंट जिसका टाइम वाला मैनेज नहीं हो पाता है, जैसे ऐश्वर्या के साथ ये है कि वो टाइम वाला मैनेज कर लेती थी, जिसके साथ टाइम वाला मैनेज नहीं होता है वो कंटेंट वाला बनाता है टाइम टेबल कि मुझे आज इतना खत्म करना है, वो चाहे 2 घंटे में करूं, चाहे 1 घंटे में, चाहे आधे घंटे में, या सोने से पहले। तो ये है जिस पे तुम्हारे ज्यादा कन्वीनियंट लगे तुम्हें। हाँ जी, और कोई? ठीक है, चलो अब तुम नीट वीट निकाल लियो, अब तुम्हें आओ एक आध दिन पार्टी वार्टी दी जाए, ज्यादा उम्मीद रख के मत आना। बताइए सर। हाँ बस यही, तुरंत थोड़ी सी शर्म वरम है कि नहीं? नहीं इस मामले में नहीं। चलो चलो आओ मिलते हैं, संडे अंडे को फ्री हो? वो सब लखनऊ में ही हो? अभिशान तुम दिल्ली हाँ में सर हो, अभी लखनऊ में। तुम्हारी हम हर स्विगी दिन ऑर्डर free कर है। देंगे, तुम हम स्विगी